एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। जो स्टूडेंट्स हमारे संग जुड़े हुए थे, तो सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर गुड, बिल्कुल सही है। तो आज वो जो क्वेश्चंस आए हैं, 80 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन के, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और जो उनके ऑप्शंस हैं ना उनको भी समझाऊंगा, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ सही है। और यहाँ आप देखेंगे, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वार्निंग दे रहा है ये मेरे को। हम्म, हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आ, बिल्कुल सबको आवाज़ आ रही होगी बढ़िया तरीके से। हाँ, कोई भी मैं कमेंट नहीं देखूंगा, किसी को स्कोर वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे को सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसका जितना स्कोर होगा वो अपना जाने, और उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी सबको, मैं फिर एक बार सुनना चाह रहा हूँ मैं। आवाज़ क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम। तो आप देखेंगे हम्म, तो आप देखेंगे कि ये हमने जो क्वेश्चन सेशन है जो बनाया है हमने, उस क्वेश्चन सेशन के अंदर हमने वो क्वेश्चंस डाले हमें यहाँ पर, उसको देखने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पर देखेंगे आप, फर्स्ट हम स्लाइड देख रहे हैं, ये आपने बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ रखा, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो रखा है हमने। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। और यहाँ मैंने इंग्लिश वर्जन वाला लिया है जिससे कोई समझा सकूँ मैं आपको अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, इसके अंदर देखा, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ मैं, आप देखेंगे। हाँ, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 बोला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी। देखिए, जो आपका बीपीएड, एमपीएड या आपका बीएड जो चल रहा है, एमएड चल रहा है जो, वो सब एनसीटी के अंडर में आते हैं। एनसीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपको कि जो यहाँ पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, बी जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर देखेंगे आपको बी। ठीक है, या मैं, ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, 71 का बी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग, विच वन इज रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स। अब आप देखेंगे विच वन इज रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स, इसके अंदर आप देखेंगे 72 पे देखेंगे आप, भाई रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स मतलब रिसर्च उसमें होती है, बिना रिसर्च के वो कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप देखेंगे, अगर हम नीचे से चलते हैं हम लोग, तो एमपीएड जो होता है मास्टर डिग्री होता है, मास्टर डिग्री में रिसर्च का सब्जेक्ट होता है, बट वहाँ क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और ऑप्शनल का मतलब ऑप्शनल का मतलब हो गया कि आप रिसर्च का जो डिजर्टेशन पोर्शन होता है वो लें या ना लें आप। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई विच वन रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स, रिसर्च होना ही होना है एक तरीके से। तो आपका एमफिल और दूसरा पीएचडी, आप देखेंगे ये दोनों जो कोर्सेज हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि इन दोनों कोर्स के अंदर रिसर्च होना ही है। ठीक है, तो सीधे सीधे देख रहे हैं आप, एमफिल भी है, पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन, पीडीएफ, ये कोई चीज टर्मिनोलॉजी नहीं दिख रही यहाँ पर आपको। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो डी ऑप्शन दिख रहा है आपको कि मोर देन वन ऑफ द अबव, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो आपने देखा कि सिलेबस के अंदर रिसर्च नहीं है, बट आपको रिसर्च संबंधित एक क्वेश्चन डाल दिया, इंट्रोडक्टरी टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आ गया है। क्योंकि आपको पता है कि ये 2015 से बीपीएड के अंदर रिसर्च एक सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। थोड़ा सा रिसर्च ऊपर ऊपर का पढ़ना बहुत जरूरी पड़ेगा।
ठीक है ना। और जो ये पेपर देख रहे हैं हम, कंसेप्चुअल पेपर है, जिसको कंसेप्ट क्लियर था उसने एग्जाम क्लियर किया इसके अंदर। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट 73 के ऊपर देखेंगे, एक कंपटीशन प्ले विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नॉन एज, मतलब ऐसी प्रतियोगिता एक वॉल के अंदर, पता एक थोड़ा सा रट्टा सा लोगों ने मार रखा है कि विद इन द वॉल। विद इन द वॉल का मतलब सीधे सीधी कहने का मतलब है कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो हो रहा है, यहाँ विद इन द वॉल तो एक लेमन लैंग्वेज यूज करी गई, खड़ी भाषा यूज करी गई यहाँ पर कि भाई एक वॉल के अंदर कहने का मतलब ये थोड़ी है वॉल के मतलब एक कमरे के अंदर, मेन जो इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट है, एक कॉलेज है, एक स्कूल है, उसके अंदर जो प्रतियोगिता हो रही है वहां के बच्चों के लिए जो हो रही है उसकी बात कर रहा है ये। तो वो क्या होता है, इंट्राम्यूरल कहलाता है। और जिसके अंदर बाहर के बच्चे भी खेलने पर आते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल कहते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं आप, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन। तो यहां नीचे देखेंगे, यहां पर दे रखा है इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन। इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट, अगर हम डिस्ट्रिक्ट को लेके चले, बस इंस्टीट्यूशन की बात चल रही है यहां पर, तो आप देखेंगे कि इंट्रामुरल जो सी ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर कट बिल्कुल सही ऑप्शन यहां पर सी दिखा, इसका आंसर आपका क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, इंट्रामुरल 73। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, और क्या मेरिट आनी है उसके बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि मेरे काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, क्या दायरा दिख रहा है। बट ये मैंने कहा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े थे बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, जो मैंने क्वेश्चन सेशन चलाया, मैंने स्टार्टिंग में मैराथन चलाई, मैराथन देखा मैंने, मैराथन से इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो कोर्स कंप्लीट कराना है, तो उसको मैंने क्या किया, एक एक यूनिट वाइज मैंने लिखते चलता चला गया, और 25 डिजिटल बोर्ड के ऊपर हमने वो क्वेश्चन सेशन चलाया। और आपको खुद जो हमसे जुड़े थे उनको खुद महसूस भी हो रहा होगा कि पेपर लगभग सब कुछ उसी में से आया। कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जनरल क्वेश्चन थे। जनरल क्वेश्चन का मतलब वो जनरल टाइप के क्वेश्चन थे, वो कोई भी बच्चा उसका जवाब दे सकता है, एक 10वीं क्लास का बच्चा भी उसका जवाब दे सकता, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अच्छा, मैं वही एक यहाँ पर एक और बात करूंगा, जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो EMRS की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, और थोड़ा सा अलग हटके भी चलना है, थोड़ा सा देखने की जरूरत है जनरल क्वेश्चन जो होते हैं। और EMRS और जो मैं देख रहा हूँ MPPSC वाले बच्चे, इनका एग्जाम होना है, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं, उनका हमने क्या किया है, कल एक सवेरे अलग अलग फोल्डर बना दे रहे हैं। EMRS का सिलेबस वाइज पूरा फोल्डर बन जाएगा, उसको देखना है आपको। ऐसे ही MPPSC वालों का फोल्डर, DSSB वालों का फोल्डर हम कल से बना रहे हैं। बेशक हम डिजिटल बोर्ड पे नहीं आएंगे, बट पहले उस फोल्डर को तैयार कर रहे हैं। और जो टॉपिक्स रह गए हैं, याद रखना हर टॉपिक्स को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई टॉपिक्स जनरल टॉपिक्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन बनेगा तो आप कोई भी तुरंत जवाब दे देगा, 8वीं क्लास का बच्चा भी जवाब देगा, तो ऐसे उसमें से क्वेश्चंस नहीं बन पाते। तो टेक्निकल चीजें होती हैं, उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है आपको। फिर आप देखेंगे कि हम 73 के बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम यहाँ पर ये आता है हमारे पास 74, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द खेलो इंडिया प्रोग्राम। आप देखेंगे जो मेजर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर थे, है ना, अभी राजस्थान से फिर से वो विधायक का चुनाव जीते हैं, कि भारत के पहले ऐसे खेल मंत्री बने जो ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीता हुआ था। और उनका दिमाग, क्योंकि वो स्कूल के अंदर भी खिलाड़ी रहे हैं, वो खुद अपने को बताते थे कि मैं बैक बेंचर था, हम पीछे बैठ के हम प्लानिंग करते रहते थे कि भाई कैसे हम अपनी टीम बनाएंगे, कैसे टीम में कौन कौन खिलाड़ी खेलेंगे, स्कूल की बात बता रहे थे वहाँ पर। ठीक है, तो वही मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का एक दिमाग में आया, और खेलो इंडिया एक प्रोग्राम लॉन्च किया उन्होंने। कई जगहों पर जाके जितनी स्पोर्ट्स रिच कंट्री थी वहाँ पर घूमे वो, उसके बाद देखा कि हमारे यहाँ पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमें खिलाड़ी तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सीधे हम टेक्निक सिखाने लग जाती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन, इन चीज़ को पहले डेवलप किया जाए, उसके बाद खिलाड़ी को टेक्निक सिखाया जाए, टैक्टिक्स सिखाया जाए, पीरियडाइजेशन में लेके आया जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 2017-18 के अंदर ये स्टार्ट किया गया कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी द्वारा। ठीक है, और स्टार्टिंग में बड़ी सोच बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें कई चीज़, स्कूल जोड़ दिए गए, कॉलेज जोड़ दिए गए, यूथ खिलाड़ी जोड़ दिए गए, इसके अंदर कई प्रोग्राम को अलग अलग स्प्रेड अप कर दिया गया इसके अंदर। तो आप देखेंगे इसके अंदर आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर 2017-18 इसका आंसर है। उसके बाद देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल टूर्नामेंट प्लेड ऑन नॉकआउट बेसिस। अगर आप देखेंगे नॉकआउट बेसिस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये सभी इंडियन हीरो, इंडियन सुपर लीग,
आपने देखा होगा इंडियन सुपर, ISL बोलते हैं इसको, इंडियन सॉकर लीग, ठीक है। तो इंडियन सुपर लीग हो गया, एक हीरो लीग करके, ठीक है। ये जो संतोष ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी जैसे क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होती है, ऐसी फुटबॉल के अंदर संतोष ट्रॉफी होती है। पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी का नाम संतोष ट्रॉफी। संतोष, ये जो संतोष आप देख रहे हैं, संतोष, ये नाम कहाँ से उठाया गया? ये आज की तारीख में बांग्लादेश में जगह का नाम है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेट था, उसका जो राजा था, वहाँ से वो नाम लिया गया संतोष। और संतोष ट्रॉफी जो मैच होता है, ये नॉकआउट बेसिस पे होता है। नॉकआउट का मतलब जो टीम हार गई वो टूर्नामेंट से बाहर हो। तो इसका आंसर साफ साफ, बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर भी आप देखेंगे ए ऑप्शन आएगा इसके अंदर, ठीक है। संतोष ट्रॉफी। अगर महिलाओं की फुटबॉल ट्रॉफी का नाम कहूंगा तो मैं बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ऐसी कई ट्रॉफियों के नाम है। वॉलीबॉल में आता हूं, वॉलीबॉल में पुरुषों की ट्रॉफी का नाम है क्या? मापा कट्टू। आप देखेंगे मापा कट्टू वॉलीबॉल के अंदर ट्रॉफी का नाम है। और महिलाओं की पूर्णिमा ट्रॉफी नाम है वॉलीबॉल के अंदर। हॉकी के अंदर देखेंगे, फील्ड हॉकी जो है, पुरुषों के लिए रंगा स्वामी कप है, महिलाओं के लिए क्या है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है। क्रिकेट के अंदर रणजी ट्रॉफी है, महिलाओं के लिए पद्मा ट्रॉफी है। बास्केटबॉल में आएंगे आप तो प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी है महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए क्या हो गया? आप देखेंगे विलियम टोड मेमोरियल ट्रॉफी। तो ये मेन नेशनल ट्रॉफीज हैं। ये संतोष ट्रॉफी जो है वो नॉकआउट बेसिस पे खेली जाती है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला। इसके आगे 76, हाउ मेनी वर्टिकल्स आर देयर इन द खेलो इंडिया प्रोग्राम। अब यहाँ पर ये वर्टिकल्स का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि इस खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर, इसके अंदर कितनी चीजें ली गई हैं, कौन कौन सी चीजें आई हैं। स्कूल इंडिया, क्या क्या उद्देश्य है उसके अंदर, क्या क्या पॉइंट डालें, क्या क्या कवर करने। मतलब कहने का मतलब खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर उप प्रोग्राम कितने हैं, सब प्रोग्राम कितने हैं। तो इसका आंसर सीधे सीधे आप देखेंगे 12, एग्जैक्ट 12 कर रखा। 2023 पे देखेंगे आप तो ये जो 12 है ये इसका आंसर है क्लियर। वो कौन कौन से हैं वो भी देखने की जरूरत है आपको, वो हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखेंगे अगली स्लाइड के अंदर, ये देखेंगे आप, ये देखेंगे 12 जो है, जो वर्टिकल्स कहा गया खेलो इंडिया योजना के विभिन्न क्षेत्रों में इनकी शामिल, ठीक है। तो वर्टिकल्स यहां देखेंगे, ये वर्टिकल्स है हमारे प्ले फील्ड डेवलपमेंट, मतलब हर जगह देखेंगे प्ले फील्ड का डेवलपमेंट किया जा रहा है, खेल मैदानों को बढ़ाया जा रहा है। कम्युनिटी कोचिंग देखेंगे, सामुदायिक कोचिंग विकास, कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, मतलब कहीं एक सोसाइटी बनी हुई है, कम्युनिटी बनी हुई है, वहां पर स्टार्ट कर देना स्पोर्ट्स को, कोचिंग देना स्टार्ट करना। सपोर्ट टू नेशनल रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, जितनी एकेडमिक्स है हमारी, एकेडमिक्स देखेंगे आप, तो शिक्षाविदों की को सहायता देनी है यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन या आप देखेंगे एकेडमिक कोचेज जो होते हैं उनको सहायता करना है इसके अंदर। फिर फिजिकल फिटनेस पर स्कूल चिल्ड्रन देखा होगा, स्कूल चिल्ड्रन के लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट बना दिया गया, आपने देखा होगा। एक उनका क्या है, सॉफ्टवेयर बना दिया गया। CBSE स्कूल, सबके सेंट्रल बोर्ड के जितने स्कूल हैं उसके लिए वो बना दिया गया। उसके प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एमंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल हैं चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से, उनके लिए क्या कर दिया उन्होंने, एक उनको स्पोर्ट्स का प्रमोशन किया गया, ठीक है ना। पैरालंपिक हो गया, स्पेशल ओलंपिक हो गया, डीप एंड डंप ओलंपिक जो होता, सब देखेंगे आप यहाँ पर। तो वो है स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। फिर स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स, भाई स्टेट लेवल पे खेलो इंडिया के सेंटर्स बना दिए, स्टेट लेवल, हर स्टेट के अंदर सेंटर बना दिए, और उस स्टेट वालों को भी अपने सेंटर्स बनाने यहाँ पर। उसके बाद एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, भाई एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन कराना है इसके अंदर। उसके बाद स्पोर्ट फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, क्या बोला का शांति और विकास के लिए खेल। भाई हो सकता है कि कई लोग जैसा देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, जब शांति की कोशिश की जाती है कि शांति का विकास किया जाए, कुछ इस तरीके से सोच के ये स्टार्ट किया रहा है। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, टैलेंट सर्च में ऐसी ऐसी जगहें हैं, ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं बट बेचारों को सर्च करके लेके नहीं आ पा रहा है, खिलाड़ियों को सर्च नहीं किया जा रहा है। तो उन खिलाड़ियों को लेके आने के लिए यहाँ पर क्या टैलेंट सर्च प्रोग्राम किया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, हाँ, तो टैलेंट सर्च प्रोग्राम चला रही है साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ जुड़कर हमारे जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है मिनिस्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स का। उसके बाद देखेंगे यूटिलाइजेशन क्रिएशन फॉर यू अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। सभी कॉलेज स्कूल से मांगा गया कि आपके पास कितने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने सरकारी हो तो उन्होंने तो भेज ही दिया है, जितने प्राइवेट स्कूल्स के पास क्या क्या मौजूद है स्पोर्ट्स के लिए, वो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर मांगी जा रही है ऑन पेपर कि उसको कैसे डेवलप करें।
कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर सिंथेटिक ट्रैक बनने जा रहे हैं, आप देखेंगे एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बनने जा रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर कोर्ट बनाए जा रहे हैं, ये पहल चल रही है खेलो इंडिया की। उसके बाद देखिए प्रमोशन ऑफ रूरल इंडिजीनियस और ट्राइबल गेम, मतलब ग्रामीण और स्वदेशी जनजाति खेलों को बढ़ावा देना। अभी मैंने जैसे बताया कि खेलो इंडिया के अंदर 4 खेलों को जोड़ा गया। मणिपुर का थांगटा है, पंजाब का देखेंगे गटका बोलते हैं उसको, केरला का कलारियो पत्तू बोलते हैं, महाराष्ट्र का आपका मलखम, और योग को भी शामिल किया गया खेलो इंडिया के अंदर। मुझे तो लग रहा था ये क्वेश्चन आएगा, बट वो क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिया इसके अंदर खेलो इंडिया से संबंधित, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद वर्टिकल देखा आपने, ये अब अगला क्वेश्चन आया 77, आप देखते हैं, मैं इसको बढ़ा रहा हूं मैं। द न्यू ओलंपिक मोटो नाउ लीड्स इन लैटिन एज, दो हमारे वर्तमान में जो IOC के इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं थॉमस बक, रहने वाले जर्मनी के हैं, और इन्होंने स्वयं भी मेडल जीता है टीम इवेंट के अंदर। ये क्या खेलते थे, फेंसिंग, तलवारबाजी के खिलाड़ी थे ये। तलवारबाजी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 1976 आपका मॉन्ट्रियल ओलंपिक के अंदर। और थॉमस बक ने क्या किया, इसके अंदर एक वर्ड और जोड़ा, वो जोड़ा कौन सा, कम्युनेटर। ये देखेंगे आप यहाँ पर ये वर्ड जोड़ा इन्होंने, ये कम्युनेटर जोड़ा, क्योंकि अगर ये देखेंगे पहले 1 2 3 CTS LTS 40 किसने किया, ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक बैरन डी पियरे कुबर्टिन, उन्होंने ये जोड़ा था, जिसमें CTS का मतलब सबसे क्या होता है, सबसे तेज है ना, स्विफ्टर जिसको बोलते हैं। LTS एल्ट से बना हुआ, ये देखेंगे LTS किससे बना हुआ, एल्ट से बना है। एल्ट का मतलब एल्टीट्यूड, एल्ट का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड, इससे ये वर्ड बना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का तो ऊंचा अपने आप दिख रहा है यहाँ पर, तो एल्टीट्यूड। और एक और चीज, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं तो लिंकअप करके पढ़ाता हूं, और मैं देख रहा हूं कि जितने भी आज की तारीख में लोग पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मेरे पढ़ाने के जो तरीके को कॉपी कर रहे हैं। अब इसमें एल्ट जो दिखा हुआ था, मैंने कहा था इस एल्ट से क्या चाहिए, वर्ड बन रहा है हमारा ALT, ए से एमाइलेज, आप देखेंगे L से लाइपेज, T से ट्रिप्सिन। देखिए BPSC वालों को सॉल्व कर ही रहा हूं, बट मैं जो EMRS वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, MBPSC वाले, वो भी ध्यान से सुनेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है आपको। तो आपने देखा कि जो LTS सबसे ऊंचा, एल्ट से बना है ना, एल्ट से मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचा। हाई एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, जो समुद्र तल से ऊंचाई जिसकी 2000 फीट ऊपर हो जाए, 2000 फीट से ऊपर वाले को हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा हाई एल्टीट्यूड क्यों बोल रहे हैं हम, अगर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ट्रेनिंग दी जा रही है तो खिलाड़ियों के अंदर क्या आता है, एक्लेमेटाइजेशन आ जाता है। 2 वर्ड आते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या 2 वर्ड आते हैं, एक को बोलते हैं हम एडेप्टेशन, ये देखिए, और एक को बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। इन दोनों का मतलब समझ लेना सभी लोग यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोनों, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं BPSC में इस पे क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन। ठीक है, जब भी कोई ट्रेनिंग दी जा रही है और लोड और रिकवरी दी जाती है, लोड का मतलब भाई भार, ट्रेनिंग कैसे दी जानी है, कितनी देर की दी जानी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो हमेशा बोलते हुए लोड क्या होना चाहिए, क्रेस्ट लोड होना चाहिए, ऑप्टिमम लोड होना चाहिए। ऑप्टिमम लोड मतलब ये नहीं कि नॉर्मल लोड भी दोगे तो उस व्यक्ति को कुछ एडेप्टेशन नहीं है। एडेप्टेशन का मतलब हमारे शरीर द्वारा किसी चीज को सीख जाना, सिंपल सी बात। अगर खड़ी भाषा में बात करूं, एडेप्टेशन का मतलब हमारे शरीर द्वारा किसी चीज को एडेप्ट कर लेना, सीख जाना, एडेप्टेशन कहलाता है। तो ये तो सी लेवल पे एडेप्टेशन होता है, बट तुम पहाड़ों पे जाते हैं, हम हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हैं, तो वहां पर एक्लेमेटाइजेशन होता है। और एक्लेमेटाइजेशन, एडेप्टेशन के अंदर तो 2 चीज आती है, क्या आती है, एक तो फिजियोलॉजिकल आता है प्लस साइकोलॉजिकल, और इस एक्लेमेटाइजेशन में खाली फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है, खाली। तो इन दोनों में अंतर ये है, इसमें फिजियोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल दोनों, मतलब आपका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इधर पड़ रहा है, यहां पर मनोवैज्ञानिक नहीं है, हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। भाई ऑक्सीजन की कमी है वहां पर, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हीमोग्लोबिन की ज्यादा आवश्यकता पड़ी होगी,
तो 1968 मैक्सिको सिटी जो ओलंपिक हुआ था हाई एल्टीट्यूड पे हुआ था। वो हुआ था कितना, वो हाई एल्टीट्यूड पे 1800 फीट ऊपर हुआ था। तो उस हाई एल्टीट्यूड के प्रभाव उस पर पड़ रहे थे, है ना, उस पर प्रभाव थे। तो वहां पर जब उन्होंने देखा कि वहां के खिलाड़ी जितने भी थे, जितने भी एरोबिक टाइप के खेल थे, एरोबिक टाइप के, वहाँ सब खिलाड़ी बेकार से हो गए थे, वहाँ परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाए थे। उसके हर देश ने अपने यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया। भारत थोड़ा पिछड़ा रहा इसके अंदर। भारत ने 1984 के अंदर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनाया, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास शिलारो करके जगह है। वहाँ हॉकी का एक बहुत अच्छा फील्ड बना हुआ हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। तो जब भी हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ दी जाती है। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बना हमारा, केरला के इदकी डिस्ट्रिक्ट में मुन्नार करके जगह है, और अभी गुवाहाटी के अंदर तैयारी चल रही है। अब क्या हो गया, इसको क्या कर दिया, हाई एल्टीट्यूड का मतलब हो गया कि ऊपर ऑक्सीजन की कमी है, ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल की कमी है, और तीसरा वहां पर हवा का घनत्व तो कम होता है। हवा का घनत्व तो कम होता है, इससे भी संबंधित प्रश्न आपके बीपीएससी में आया है। देखो, जिसको कंसेप्ट क्लियर था उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, बट लगभग जिन्होंने मेरे संग 1 महीने जो जुड़े थे मेरे साथ, ठीक है, उनका सबका स्कोर 70 से ऊपर का स्कोर है, आउट ऑफ 120, ठीक है। कईयों ने बहुत 85 का स्कोर भी किया है, ठीक है। तो कोई भी किसी की बातों पे ना समझे, अपना स्कोर ध्यान रखे, और अगर जो 70 के लगभग, क्योंकि मैं अभी सबको कट ऑफ भी बताऊंगा, मैं समझ में आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, ऐसा नहीं कि तो इसने क्वेश्चन सेशन करा दिया, कर डाला उसने। तो ये जितनी चीज मैंने अभी बताई उस पर देखो कितने एक्लेमेटाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया। उसके बाद मैंने बोला क्या, कि वहां पर हवा का घनत्व, एयर की डेंसिटी कम होती है, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन जो वातावरण से हम सांस ले रहे हैं अंदर, और हमारे शरीर के अंदर की जो ऑक्सीजन है, उन दोनों के अंदर जिसका प्रेशर अधिक होगा, जिसका प्रेशर अधिक होगा वो अंदर चली जाएगी। तो जब वहां पर क्या है, डेंसिटी कम है वायु की, तो वहां पर ये पार्शियल प्रेशर जो है वो दिक्कत करता है वहां पर, इसलिए सांस लेने में भी दिक्कत आती है पार्शियल प्रेशर के अंदर, ठीक है ना। ऊपर जाते क्या, ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो जाता है, जबकि जमीन समुद्र लेवल पे कितना होता है, 145 mmHg। mm का मतलब मिलीमीटर, Hg का मतलब मरकरी, और जो हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन होती है उसका होता है 40 mmHg। तो जो ज़्यादा होता है, हमारी जो एल्वेलाइज होती हैं श्वसन तंत्र के अंदर, आपने सुना एल्वेलाइज, जिसको वायु कोश कहते हैं हम लोग, है ना। वायु भाई गया मुंह से, नाक से गई हमारी, तो हमारी नेजल कैविटी, उसके बाद नेजोफेरिंग्स, मुंह से ओजोफेरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स में जाती है, उसके बाद सीधे हमारे कहाँ पर आते हैं, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी में बढ़ जाती है, 2 ब्रोंकस जो होते हैं, उसके ब्रोंकियोल्स में जाते हैं, ब्रोंकियोल्स के टर्मिनल्स होते हैं, फिर वो जाके एल्वुलाइज के टर्मिनल में जाके मिल जाती है। एल्वुलाइज की जो परतें होती है, परत, वो परत कैसी होती है, परमिएबल परत होती है, परमिएबल परत, जिसका प्रेशर ज़्यादा घुस जाएगा अंदर, तो वही वहाँ पर जाके क्या, जब आदमी हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो वो प्रेशर कम रहता है, वहाँ के कारण खिलाड़ियों को दिक्कतें होती है वहाँ पर। तो मैंने जैसे बताया 1984 में सुभाष चंद्र हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश किया गया शिमला के अंदर, आप देखेंगे शिलारू करके जगह। मैं दूसरा बताया इतकी मुन्नार के अंदर, गुवाहाटी में चल रहा है। अभी हाइपोक्सिक सेंटर बनाया गया, क्यों, कम ऑक्सीजन में ट्रेनिंग दी जा रही, तभी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। ध्यान रखना इस चीज को, जितने भी EMRS की भी तैयारी कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं बॉडी के अंदर, समझने की जरूरत है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ध्यान रखना, मतलब कहाँ होती है हीमोग्लोबिन, आरबीसी में होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा। तो खिलाड़ी जब हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए। जब बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए तो बॉडी क्या करती है, मांगती है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाइए। हीमोग्लोबिन की मात्रा कैसे बढ़ती है, हमारी किडनी जो होती है, किडनी क्या करती है, यह ध्यान रखना है। ये देखेंगे आप, एरिथ्रोपोइटीन, इसका उत्पादन करती है किडनी, एरिथ्रोपोइटीन का, किडनी का उत्पादन। कईयों को लग रहा होगा सर डीप में जा रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे, तभी तो क्वेश्चन का जवाब दे गया वो बच्चा। याद रखना, जिसने ये सोचा कि डीप में गया वो बच्चा बहुत दिक्कत में रहेगा, और जिसके समझ में आ गया वो तुरंत, क्योंकि मेरिट ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं, ये ध्यान रखना। भाई लगभग बता दे रहा हूं मैं, 60 क्वेश्चन तक सबके सही होंगे बीपीएससी वालों में, 50 से लेके 60 के बीच बहुत भीड़ होगी। इसके ऊपर आइए ना, इसके ऊपर वही कर पाएगा जिसकी समझ में आए। एरिथ्रोपोइटीन का उत्पादन कहां होता है,
हमारी किडनी के अंदर होता है। आज की तारीख में वर्तमान में खिलाड़ी यही ले रहे हैं, यही एरिथ्रोपोइटीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईपीओ बोलते हैं। देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी पकड़े जा रहे हैं। क्यों? इस ईपीओ से क्या बनेगा, आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी। किडनी ये प्रोड्यूस करती है और यहां से एरिथ्रोपोइटीन निकल के कहा जाता है हमारी बोन मैरो में, हड्डियों की जो खोखला होता है बोन मैरो, अस्थि मज्जा जिसमें बोलते हैं, उसमें जाके एरिथ्रोपोइटीन क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। तो खिलाड़ियों ने तो क्या किया, सीधे गोली खाने लग गई एरिथ्रोपोइटीन की। बस जब हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, शरीर हमारा ऑक्सीजन मांग रहा होगा, तो क्या होगा, किडनी क्या करेगी, एरिथ्रोपोइटीन का उत्पादन बढ़ा देगी। उत्पादन बढ़ा देगी, वो सीधे वहां से किडनी से जाएगा हमारी बोन मैरो में और वहां जाके आरबीसी का प्रोडक्शन करेगा। ये है एक्लेमेटाइज। ये क्लियर हो गया। तो ये आपने देखा एरिथ्रोपोइटीन। आज की तारीख में देखो जो लेंस एडवर्ड लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग जो खिलाड़ी पकड़ा गया, जो 6 बार का वर्ल्ड चैंपियन टूर डी फ्रांस, तो उसने ये ले रखा था। अभी जितने खिलाड़ी पकड़े जा रहे हैं एरिथ्रोपोइटीन, और जिसने एरिथ्रोपोइटीन लिया उसका क्या होता है, डॉप का जो सैंपल लिया था डॉपिंग के अंदर, वो क्या लिया था, यूरिन का सैंपल ना लेकर ब्लड का सैंपल लिया जाता है। राइट? तो आपने समझा। तो यहां पर देखेंगे, मैं देखो एल्ट से लेके कितनी चीज को मैं जोड़ता चला गया। ये है लिंकअप करना। जिसने लिंकअप करना सीख लिया वो समझ लिए एग्जाम बढ़िया करके आएगा। ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी कि आप टीचर बन गए तो वहां पढ़ेंगे नहीं, अब पढ़ाना पड़ेगा। अब जो माहौल आ रहा है फिजिकल एजुकेशन का, आप टीचर बनने के बाद आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। देखते जाइए आगे क्या होते आ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा, तो यहां पर आपने देखा कि हमने सीटीएस एलटीएस पे चले थे, एल्टीट्यूड पे आए थे, एएलटी पे। ये एएलटी पे अमाइलेज लाइपेट ट्रिप्सिन क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है कि जब हम दौड़ते हैं खेलते हैं सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देता है, उसके बाद फैट देता है, उसके बाद प्रोटीन। ये जो अमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, सीएचओ को पचाता है। ये किसको पचाता है, ये सीएचओ को पचाता है, यहां देखेंगे आप। और लाइपेज फैट्स, ये किससे, एल लाइपेज किससे बना, लिपिड से बना, यहां देखेंगे आप, लिपिड से। और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन। ठीक है, ये चीज भी मैंने बताई थी एग्जाम के अंदर, जिसने सुना होगा बहुत अच्छा जवाब देके आया होगा। उसका स्कोर 80 से नीचे नहीं होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि बहुतों के मेरे पास फोन आ चुके हैं। कई लोग तो बोल रहे सर हमारे पूरा बहुत बड़ा ग्रुप है, उस ग्रुप में तो किसी का 60 से ऊपर ही नहीं आ रहा है। मैंने भाई ऐसा मत बोलिए, बहुत से बच्चे जो 80 को पार कर रहे हैं, 85 को ही पार कर गया। ठीक है, और मैंने कहा ना, जो मेरे से 1 महीना जुड़ा हुआ था मेरे क्वेश्चन सेशन को देखा। मैं बार बार एक ही चीज बोलता है, क्वेश्चन सेशन देखिए और कुछ मत देखिए आप। ठीक है, क्वेश्चन सेशन को ही देखना है। ठीक है, तो ये देखा आपने, क्लियर हुआ, आपको समझ में आया होगा ये चीज। अच्छा, उसके बाद यहां देखेंगे आप, तो ये अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, भाई कार्बोहाइड्रेट को ये एंजाइम पचाता है। अमाइलेज ये क्या है, ये एंजाइम कहां से निकलते हैं, हमारी पैनक्रियाज से निकलते हैं। पैनक्रियाज से 3 एंजाइम निकलते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम बोलते हैं इनको, अमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। इस एल्ट से बना, इस एल्ट से बना। इतनी चीज कवर डाली आपने। ऐसे पढ़ाई होगी फिजिकल एजुकेशन की, अन्यथा बहुत दिक्कत रहेगी। हाँ, एक कोई बच्चा मेरे को बोल रहा है कि सर कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। देखिए वैकेंसी कम है, ये भी समझिए आप, और पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं। हमसे मेरे से जुड़े हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐप ज्वाइन कर रखा है जिन बच्चों ने। ठीक है, अब आप उस पर बात करेंगे, कट ऑफ पे बाद में बात करेंगे, अभी पहले इसको समझना है। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर कि सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस कम्युनिटर, ये सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस किसने बोला था, ये कुबर्टिन ने दिया। मगर ये शब्द किसने दिए थे, कुबर्टिन के मित्र थे फादर हेनरी डिडान। उनका क्या नाम था, आप यहां देखेंगे, उनके जो मित्र थे उनका नाम था फादर हेनरी डिडान। ये थे, ये क्या थे, ये आप देखेंगे, ये फ्रांस के पेरिस के अंदर एक आर्कुलिस कॉलेज था, उस कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे फादर हेनरी डिडान। ठीक है, और इनके मित्र थे कौन, बैरन डी पियरे कुबर्टिन। बैरन डी पियरे कुबर्टिन को इन्होंने अपने स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन में बुलाया। तो इन्होंने ये 3 शब्द यूज किए थे, सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस, अपने संबोधन में। तो वो जो फादर हेनरी डिडान थे उन्होंने नोट कर लिया उस चीज। ठीक है, उनको उसको नोट किया उन्होंने। ठीक है,
क्लियर हो गया? ठीक है, फादर हेनरी डिडान। तो आप देखेंगे कि फादर हेनरी डिडान जो थे उन्होंने ये वर्ड यूज किया, बट कुबर्टिन ने उसको नोट किया और कुबर्टिन ने क्या किया, उसको अपने यहाँ पर जब मोटो बना ओलंपिक का उसके अंदर तीनों शब्द ले लिए। CTS सबसे तेज, LTS सबसे ऊंचा, 40S सबसे बलशाली। अब थॉमस बक ने, आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक से पहले उन्होंने क्या किया, इस कम्युनिटर वर्ड को जोड़ा। कम्युनिटर का मतलब होता है टुगेदर। मतलब सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे बलशाली, सभी के साथ, टुगेदर। ठीक है, वो एक शब्द इन्होंने जोड़ दिया कम्युनिटर। तो यहां पर आंसर इसका क्या होगा, ए आंसर होगा इसका। आप देखते नंबर 2, पेरेन डी बियर कुबर्टिन कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखेंगे द एंशिएंट ओलंपिक, यहां देखेंगे आप कि ये जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज इन द ऑनर ऑफ द फादर ऑफ द ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेस। तो बहुत बढ़िया। तो यहां आप देखेंगे कि किसके ऑनर में होता था, जीएस के, जो जीएस देवता थे उनके ऑनर में ये होता था। ठीक है, जीएस के, हेरा का नाम नहीं लिखा है, हेरा इसमें दिया ही नहीं इन्होंने। तो आपने देखेंगे जीएस जो थे उनको आकाश देवता भी कहा जाता था, सभी देवताओं का देवता कहे जाते थे ये। और ये इनका आवास कहाँ था, यहाँ पर ये ओलंपस पर्वत जो था, ओलंपस पर्वत को देवों का वास कहा जाता था, वहां पर थे ये जीएस। और जीएस का जो मंदिर था, जीएस के मंदिर को क्या बोला जाता था, ओलंपियन। जीएस के मंदिर को क्या बोला जाता था, ओलंपियन। नोट कर लेना है, आज की तारीख में इस ओलंपियन का मतलब किसी खिलाड़ी को बोलते हैं। ओलंपियन किसी खिलाड़ी को बोला जाता है, ओलंपियन उस मंदिर को बोला जाता था। और मंदिर में इनकी क्या थी, एक 80 फीट ऊंची विशालकाय स्टैचू थी जीएस की, उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था, आप देखेंगे ओलंपियम, उसको ओलंपियम बोला जाता था। ठीक है, तो जीएस की पूजा होती थी यहाँ पर, बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर जीएस होगा, सी इसके अंदर, क्लियर कट है एकदम। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। तो ये मैंने जो ओलंपियन बताया, वहां पर किसको बोला जाता था, उस मंदिर को, जीएस के मंदिर को। जीएस की जो मूर्ति थी, स्टैचू था, उसको ओलंपियम बोला जाता था। और एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच की समय अवधि को ओलंपियाड बोला जाता था, ओलंपियाड बोला जाता था। ठीक है, और एक था वर्ड ओलंपिया। ओलंपिया, ओलंपिया क्या हो गया, ओलंपिया उस स्थान को बोला जाता था जहां ओलंपिक का आयोजन होता था, ओलंपिक का आयोजन होता था, ओलंपिया। ओलंपिया नामक स्थान कहां था, एल्टिस नामक नगर में था। और उस ओलंपिया के अंदर ही जो स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम था पैनाथेनिक स्टेडियम। पैनाथेनिक स्टेडियम था वो, पैनाथेनिक स्टेडियम। ठीक है, पैन का मतलब होता है सभी, सभी लोग, सभी लोग। और एथेनिक का सभी एथेंस के लोग इसमें भाग लिया करते थे, सभी एथेंस के लोग भाग लिया करते थे। ठीक है, सभी एथेंस के लोग भाग लिया करते थे। ठीक है, देखिए कई बोल रहा है मेरे को सर, किसी ने बोला सर कम्युनिस्ट होना चाहिए। देखो अगर क्वेश्चन का वो देखेंगे आप तो कम्युनेटर बिल्कुल चलेगा, नो नीड टू राइट इन कम्युनिस्ट, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, तो आपने देखा ये स्टेडियम पैनाथेनिक स्टेडियम। और ओलंपिक जो होता था वहां पर एक समारोह होता था जिसको हम बोलते थे पैन हेलेनिक समारोह, पैन हेलेनिक समारोह, फेस्टिवल। पैन हेलेनिक फेस्टिवल जो होता था उसी के अंदर 4 प्रकार के खेल होते थे। पहला नंबर 1 ओलंपिक, दूसरा पीथियन, फिर स्थीमियन, फिर नीमियन। राइट, आगे चलते हैं हम। तो आपने देखा इसका आंसर जीएस हुआ। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं हम 70-80 पे क्वेश्चन पे। द ओलंपिक फ्लैग वॉज क्रिएटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरन पियर डी कुबर्टिन इन द ईयर। अब यहाँ देखना है आपको, समझना है आपको।
कि ये जो ओलंपिक का फ्लैग बना, ओलंपिक का जो फ्लैग बना वो 1913 में बना, 1913 में बनाया गया। ठीक है, 1913 में बना था। ये देखिए यहां पर ध्यान देना है, ये बना कब? 1913 में बना। ठीक है, ये कब बना? बना। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, बना। ठीक है, इसको मान्यता कब मिली? 1914 में मान्यता मिली। और ठहराया कब गया? 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में। एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में ये फहराया गया था। ठीक है, ये नोट करने की जरूरत है। झंडा किसने बनाया भाई? किसने पूरा वो दिया? कुबर्टीन जी ने दिया। अब झंडा क्या था? व्हाइट बैकग्राउंड था, व्हाइट बैकग्राउंड, और उसके बाद यहां देखेंगे 1 2 3 गोले ऊपर, और ये ऐसे करके गोले, और CTS LTS 40 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये 3 छल्ले दिए, यहां पर 3 छल्ले दिए, तीनों छल्ले आपस में गुथे हुए देखेंगे, 1 2 3 4 5। ये अगर देखेंगे तो ये उल्टा W जैसा दिखता है ये। ठीक है। ये जो पहला वाला है, इसमें क्या पांचों छल्ले अलग अलग रंग के थे, पांचों छल्ले अलग अलग रंग के, ये 5 रंग लिए गए। ठीक है, एक्चुअल में 5 छल्ले ही क्यों लिए? क्योंकि 5 महाद्वीप माने गए। कायदे में अगर आप देखेंगे, यहां पर देखने की जरूरत है, 5 महाद्वीप, कैसे 5 महाद्वीप में समझने की जरूरत है। ठीक है भाई, आप देखेंगे नंबर 1, यहां देखेंगे आप एशिया, नंबर 2 आपका यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा ओशियानिया, पांचवा नॉर्थ अमेरिका, छठा साउथ अमेरिका, और सातवां एंटार्क्टिका। ये 7 महाद्वीप होते हैं, आपको सबको पता है भाई। इसमें तो जीवन है ही नहीं, अंटार्कटिका में तो इसको हटा दिया गया, हट गया ये। अब बचे ये 6 में से इन दोनों को एक बना दिया गया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका हो गए 5। इन बाएं से दाईं तरफ, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इन झंडों के जो छल्ले हैं, उनका जो कलर का फॉर्मेशन है, सबसे पहले ब्लू, फिर येलो, फिर ब्लैक, फिर ग्रीन, और लास्ट में रेड। तो आप देखेंगे यहां पर समझने की जरूरत है, यहां मैं लिख रहा हूं मैं ये, कि सबसे पहले आएगा कौन सा? ये छल्ला बना है, ये हो गया ब्लू, ये येलो, ठीक है, बिब। फिर ये आ गया हमारा, यहां देखेंगे आप, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ठीक है, ये है बीच में ब्लैक, काला है, बीच में ब्लैक। तो आप देखेंगे भाई इनके रंग कैसे दिए गए, ब्लैक, अफ्रीका में काले लोग होते हैं, तो ये हो गया ब्लैक, याद करने का तरीका। उसके बाद देखेंगे आप सबसे खतरनाक अमेरिका, तो इन दोनों को मिला के जो बना वो क्या हो गया? रेड। फिर देखेंगे चारों तरफ समुद्र से सभी घिरा हुआ है, आपने देखा हरे रंग का जो है टीम की किट भी होती है, थोड़ा सा येलोइश कलर में होती है वो। तो ऑस्ट्रेलिया, पहले इस ओशियानिया को ऑस्ट्रेलिया बोला जाता था, अब ओशियानिया बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर, इस ओशियानिया में कई देश आते हैं, न्यूजीलैंड आ गया, फिजी आ गया, न्यू पपुआ गुएना आ गया, उसके बाद ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो क्या हुआ, सब में भगदड़, मतलब आपस में वो थोड़ा सा खींचातान हुई। न्यूजीलैंड बोलते हैं कि हम अफ्रीका के अंडर में क्यों आएंगे, इसके ऑस्ट्रेलिया के अंडर में क्यों आएंगे, इसलिए एक ओशियानिया नाम दिया गया, ओशियानिया नाम दिया गया। ठीक है, तो आपने देखा, तो ये ओशियाना हमारा क्या हो गया? ग्रीन हो गया, ये ग्रीन।
ये ग्रीन हो गया। उसके बाद बचा यूरोप और एशिया। सबसे सुंदर महाद्वीप कौन सा बोलता है भाई, जिंदगी में अगर धरती पे आए हो तो यूरोप का टूर करने पक्का जाना। किसका? आप देखेंगे यूरोप का टूर करने पक्का जाना। तो यूरोप का टूर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हम गाना भी गाते हुए नीले नीले अंबर पर, अंबर नीला नीला होता है बड़ा सुंदर, तो ये ब्लू हो गया। और लास्ट बचा येलो, एशिया का हो गया येलो। इस तरीके से आपको इसको याद करेंगे। अब यहाँ पर बात, यहाँ पर सीधे सीधे फादर ऑफ एंशिएंट ओलंपिक कुबर्टिन आए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखा ओलंपिक फ्लैग की बात आई, तो मैंने उसको पूरी चीज़ को समझाया, आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसमें से कोई भी नहीं है ही नहीं कोई, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका आंसर ई, इसका आंसर ई। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 81। आप देखेंगे 81 क्वेश्चन, 81 ओलंपिक गोल्ड मेडल कंपोज। ये सब मैंने क्वेश्चन करा रखा है, मैंने बोला ना वो जो मैंने DB 25 तक मेरे क्वेश्चन थे तो उसमें समझा रखा था मैंने। भाई इसके ना सिल्वर कितना है, 92.5 होता है सिल्वर, हमेशा याद रखना। सिल्वर मेडल भी दोगे तब भी 92.5 ही सिल्वर रहेगा। और 6% गोल्ड होता है। 6 ग्राम क्या होता है इसके अंदर, गोल्ड होता है। यहाँ पर देखिए 6 ग्राम। तो ये आपने देखा, इसका आंसर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन IOA वाज। देखो IOA आया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। IOC होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आप देखेंगे IOA को बस श्रेय किसको जाता है, सर दोराबजी टाटा। और कौन थे साथ में इस दौरान, ध्यान देंगे आप, तो इस दौरान आपके जो हमारा HC बक, तो यहाँ गए तो देखेंगे अब HC बक जो थे उनका भी साथ रहा। AG नौहरान, प्रोफेसर AG नौहरान का भी साथ रहा इस ओलंपिक को बनाने के लिए, ओलंपिक एसोसिएशन को। तो ये ओलंपिक एसोसिएशन की पहल तो चल रही थी 1920 में ही, और ये बनते बनते 1927 के अंदर ये बना हमारा IOA, 1927। तभी बोला जाता है कि भारत पहली बार आधिकारिक रूप से ओलंपिक में प्रतिभाग कब किया, 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया था। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जिसके अंदर भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल दिया था। हॉकी में गोल्ड था हमारा। ठीक है, जिस हॉकी टीम के कौन कप्तान थे, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा क्या था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ध्यान रखना, ये बहुत ढंग से ध्यान रखना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, निर्दलीय जीत के आते थे वो रांची से। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। तो देखा तो 1927 के अंदर जब बना तो प्रेसिडेंट सबसे पहले दोराबजी टाटा को बनाया गया। जो प्रोफेसर AG नौहरान थे, प्रोफेसर AG नौहरान ये नहीं थे, ये वाइस प्रेसिडेंट थे वहां पर। ठीक है ना, तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या हुआ, 82 का ए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अपेन्स। अब यहां देखेंगे, यहां समझने की जरूरत है। ठीक है, 89 एपीन्स, ये इस पे बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बनाया गया। किसके लिए, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन के लिए। एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया, बिल्कुल सही। इसका आंसर यहां दे रहा है ये, या देखेंगे ये इसका आंसर है बिल्कुल। ठीक है, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन नेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया। अब तो आप सुनेंगे कि BPED भी आपके एडेप्टेड बच्चे कर सकते हैं, जो हैंडीकैप बच्चे वो भी BPED कर सकते हैं, पहले इन पर रोक थी। ठीक है ना, आप देखेंगे आगे, द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1968। अब देखिए, जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे कैनेडी, तो उनकी बहन थी यूनिस, EUNICE, यूनिस राविन कैनेडी। उन्होंने स्टार्ट किया किसके लिए, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल थे, जो दिमागी रूप से डिसेबल थे, जिनको ऑटिज्म है, कुछ भी दिमागी रूप से होते, उनके लिए इन्होंने ओलंपिक स्टार्ट किया 1968 के अंदर। मगर कहाँ हुआ, शिकागो में हुआ। शिकागो शहर, वो शहर जहाँ पर अपने स्वामी विवेकानंद जी गए थे, जहाँ पर आपने देखा होगा धर्म, विभिन्न धर्मों की वहाँ पर क्या हो रही थी, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वो शिकागो। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्राइम आज की तारीख में शिकागो के अंदर है। एक क्वेश्चन आता है सिविल सर्विसेज के अंदर
कि किसको भारत का शिकागो कहा जाता है। भारत का शिकागो मुजफ्फरनगर को कहा जाता है क्राइम के मामले। तो ये शिकागो, तो आपने देखा, तो यहां पर शिकागो कहीं है नहीं, तो नन ऑफ द एबव इसका आंसर आएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब देखेंगे आप 91 क्वेश्चन नंबर 91। स्पिरिट इन मोशन इज द मोटो ऑफ, भाई क्या मोटो है स्पिरिट इन मोशन किसका? ये सेम क्वेश्चन आपके हरियाणा के अंदर एग्जाम में आया था। वहां गलती से स्पिरिट की जगह, वहां स्पिरिट की जगह प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, स्प्रिंट लिख गया था, ये लिख गया था। स्पिरिट इन मोशन जो है पैरालंपिक्स का मोटो है। ठीक है, मैंने सब पे क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, सबके ऊपर क्वेश्चन करा रखा है मैंने। तो ये स्पिरिट इन मोशन बिल्कुल सही है, तो क्या है पैरालंपिक्स का आंसर है 91 का। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 92 क्वेश्चन है कि द प्रोफेशनल हु वर्क्स अलोंग विद CWSN, मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड। चाइल्ड विद स्पेशल नीड का मतलब पता है कि कोई बच्चा हैंडीकैप है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, उसके साथ लिख रहा है द प्रोफेशनल, कौन सा ऐसा व्यवसायिक जो एक कौन सा ऐसा प्रोफेशन का व्यक्ति जो इनके संग काम करता है, पेरेंट्स और टीचर के संग मिलकर रहता है, अदर स्कूल पर्सनल एंड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हेल्पिंग देम बिकम इफेक्टिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का एक अच्छा मेंबर बना सके। तो याद रखना आज की तारीख में हर CBSE स्कूल के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी चालू हो गया, क्या हो गया, काउंसलर चालू हो गया, काउंसलर चालू हो गया। एक काउंसलर रखना ही पड़ेगा सबको, ये बाउंडेशन हो गई है, काउंसलर रखना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे काउंसलर है। पर फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा? जब कोई चोट लगी, कुछ ऐसा उसको डिफॉर्मिटीज होगी, तब फिजियोथेरेपी काम करेगा, है ना। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहाँ काम करेगा? ऑक्यूपेशन, जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ काम करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो यहाँ पर आंसर सीधे इसका क्या है, काउंसलर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। भाई फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स आप देखेंगे, हमने बताया कि हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस और मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस होते हैं। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कौन कौन से हो गए आपके? स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडुरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन। और हेल्थ रिलेटेड के अंदर आप देखेंगे मस्कुलर पावर आ गया, एजिलिटी आ गया, स्पीड आ गया, आपका बैलेंस आ गया, आपका रिएक्शन एबिलिटी आ गया, उसके अंदर आपका कोऑर्डिनेशन आ गया। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एंडुरेंस बिल्कुल सही है, अलर्टनेस बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, एंडुरेंस आ गया, स्ट्रेंथ आ गया, मोर देन वन ऑफ द एबव साफ साफ दिख रहा है, इसका आंसर डी आ गया, राइट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं हम 94। विच फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज यूज्ड टू असेस कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस। कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस, कार्डियो मतलब हृदय, वास्कुलर मतलब रक्त वाहिनियां, हृदय और रक्त वाहिनियों की सहन शक्ति। मतलब अगर इसको परिभाषित करूं तो मैं क्या बोलूंगा, ये हृदय व फेफड़ों व रक्त वाहिनियों की वह क्षमता होती है जो किसी क्रिया को लंबे समय तक, ठीक है, करते समय अपना सामंजस्य बना लेती है थकान की अवस्था में भी। ठीक है, तो आप देखेंगे पुशअप्स, भैया ना पुशअप, हाँ ये जरूर है कि मस्कुलर एंडुरेंस का टेस्ट है, ये सिटा मस्कुलर एंडुरेंस का भी टेस्ट है। कूपर 12 मिनट रन ऑब्लिक वॉक टेस्ट, अगर देखेंगे आप तो कायदे में ये टेस्ट को रन ऑब्लिक वॉक लिखा होना चाहिए, वॉक भी होना चाहिए था। ये कूपर ने बनाया था। कौन कूपर? केनेथ एच कूपर। आप देखेंगे इनका नाम था केनेथ एच कूपर, इन्होंने टेस्ट बनाया था ये। और इनको क्या बोला जाता है, कूपर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एरोबिक्स बोला जाता है, नोट कर लेना, फादर ऑफ एरोबिक्स बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 12 मिनट रन ऑब्लिक वॉक टेस्ट बनाया, 12 मिनट साइकिलिंग टेस्ट बनाया, 12 मिनट स्विमिंग टेस्ट बनाया, कई चीज, 600 यार्ड रन वॉक टेस्ट बनाया इन्होंने। तो ये कूपर्स, ये कार्डियोवास्कुलर एंडुरेंस का टेस्ट बनाया गया है, तो इसका आंसर सीधे सीधे सी है, राइट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन आता है यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ टेक्निक टू असेस बॉडी फैट। मतलब बॉडी फैट को असेस करने की टेक्निक नहीं है,
ठीक है। अब यहां देखेंगे आप स्किन फोल्ड थिकनेस, स्किन फोल्ड से आप असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं स्किन फोल्ड से। ठीक है, आपने देखा होगा नापने के लिए आपका चेस्ट, बाइसेप, ठीक है, ट्राइसेप, सब स्कैपुलरीज, और आपने देखा सुप्राइलियक, इन जगहों से नापा जाता है। तो आप देखेंगे कि स्किन फोल्ड ठीक है। दूसरा बोलता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास ये क्या इंडेक्स है, ये क्या है, एक इंडेक्स है, एक इंडेक्स बना हुआ है। आप वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर करके आप निकालेंगे, जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी उसको इस इंडेक्स में देखेंगे आप। ठीक है, इंडेक्स में देखा जाता है। तो ये भी अगर आप देखा जाए तो एसेस तो कर रहा है। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोस्टैटिक वेइंग मेथड। हाइड्रोस्टैटिक मतलब जहां पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है। क्वेश्चन कई बार आया, हाइड्रो वेइंग मेथड में कौन सा सिद्धांत लगता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है। क्या होता है इसमें, वेट खिलाड़ी जो भी जिसका भी किया जाता है असेसमेंट, उसको क्या करते हैं, उसका पहले वेट ले लेते हैं, उसके बाद उसको डुबाया जाता है पानी भरे टब के अंदर। जितना पानी डिस्प्लेस होता है उसके आधार पर उसका बताया जाता है फैट्स का असेसमेंट। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है इसके बाद, क्यों? अगर वो असेस पूछ रहा है तो भाई ये तो बॉडी मास इंडेक्स भी करता है। ठीक है, बट कैलकुलेटिव जब बात आती है, कैलकुलेशन करने की बात आती है, तो एग्जैक्ट फैक्ट्स किससे नापा जा रहा है, तो ये और ये चलता है। तो असेसमेंट हो रहा है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पूरी बॉडी का, बॉडी कंपोजिशन का असेसमेंट करते हैं। बॉडी कंपोजिशन का टेस्ट है ये। ठीक है, और ये फैक्ट्स का, तो यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है इसका आंसर, हम अगर बहुत ही डीप में घुसते डीप में जाते हैं तो इसका आंसर बॉडी मास इंडेक्स होगा, क्योंकि ये सब कैलकुलेट करके आपका फैट्स परसेंटेज बता रहे हैं, फैट्स को असेस कर रहे हैं, फैट्स को, बॉडी फैट। ठीक है, क्योंकि आप वेट इन केजी अपन हाइट इन मीटर का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बताएगा भाई, ओवर वेट हो गया, नॉर्मल वेट हो गया, है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये दिख रहा है, ये चीज ये बाहर हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ वेलबींग लाइफस्टाइल डिटरमिनेंट एन इंडिविजुअल हैज द मैक्सिमम कंट्रोल। एक व्यक्ति को अपने लाइफस्टाइल और हेल्थ और वेलबींग लाइफस्टाइल डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे होता है? भाई हेरिडिटी पे होता नहीं है, सोसाइटी पे होगा नहीं, हेल्थ सिस्टम कल्चर पे होगा नहीं, तो यहां पर सीधे सीधे नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। ये जनरल क्वेश्चन था ये वाला। फिर आते हैं हम 96 के बाद, हम 97 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। देखो सिंक्रोनाइजेशन, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है समरूपता। याद रखना, समरूपता एक तरीके से, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज वर्ड कहां कहां यूज होता है आप देखेंगे। सिंक्रोनाइज स्विमिंग एक होता है, सिंक्रोनाइज डाइविंग। भाई देखने में सबसे सुंदर खेल लगता है सिंक्रोनाइज स्विमिंग। इसके अंदर खिलाड़ी क्या होते हैं, अपने शरीर पे अलग अलग कलाकृतियां बनाते हैं, उसके बाद एक जैसा एक्शन करते हैं, एक जैसा, सिंक्रोनाइज। तो यहां पर सिंक्रोनाइज विच इज द अनदर नेम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, वो कोऑर्डिनेशन है। क्योंकि एक खिलाड़ी, पता पड़ा कि 3 खिलाड़ी उतर रहे हैं, 5 खिलाड़ी उतर रहे, पांचों को एक जैसा एक्शन करना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है, कोऑर्डिनेशन बनाना है। तो यहां पर इसका आंसर कोऑर्डिनेशन होगा। राइट, तो आप देखेंगे सिंक्रोनाइज डाइविंग, देखिए ऊपर से 2 डाइवर डाइव लगा रहे हैं, एक ही जैसा समरसॉल्ट मार रहे हैं। ठीक है, उसके जैसा भी जो एक्शन कर रहे हैं, दोनों एक जैसा एक्शन कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज, समरूप, एक जैसे एक्शन, दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। तो ये देखा आपने। आगे चलते हैं हम, तो इसका आंसर 97 का आ गया, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी वेट। देखिए ग्रोथ के लिए कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है। ठीक है, जो हमारे क्या है, ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ को बढ़ाती है। बट यहां पर ग्रोथ के संग इसने क्या दिया है, अब यहां पर देखेंगे बॉडी वेट भी दे रहा है।
यहाँ पर आप देखेंगे बॉडी वेट भी दे रहा है, तो यहाँ समझने की जरूरत है। ये बॉडी वेट, अब देखा होगा आपने कि कोई भी जाता है, कोई भी माँ जाती है डॉक्टर के पास कि मेरे बेटे का वेट बहुत बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है ना। तो डॉक्टर क्या करता है, सीधे थायराइड चेक कराता है। ठीक है, थायराइड चेक कराता है। थायराइड में गड़बड़ी किससे हो सकती है, इस आयोडीन से हो सकती है गड़बड़ी। क्यों? अगर आयोडीन की कमी हो जाए, ध्यान रखना, हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है इससे क्या होता है, हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है कौन से ग्लैंड से, थायराइड से। थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, और ये आयोडीन जब मिलता है तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन का ये क्या करता है, उत्पादन करता है। जब आयोडीन की मात्रा रुक जाए, भोजन में आयोडीन नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, ये इसकी भरपाई करने के लिए थायराइड ग्लैंड अपना आकार बढ़ाने लग जाता है, जिससे क्या होता है, गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन क्या कर रहा है, हमने बोला डॉक्टर क्या करता है, सीधे सीधे मेटाबॉलिज्म, इसका संबंध किससे है, थायराइड ग्लैंड का मेटाबॉलिज्म का है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का कम स्राव हो तो बच्चा कमजोर हो जाएगा, ज्यादा है तो बच्चा मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका संबंध किससे, आयोडीन से। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, देखेंगे आप अगला। प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड टू, अभी मैंने जस्ट बताया कि भाई यहां पर देखने की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स किसमें होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और स्टोर्ड ग्लाइकोजन में होता है। फैट्स आपका ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में। उसके बाद प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे सीधे अमीनो एसिड दिख रहा है यहाँ पर, राइट। ये अमीनो एसिड, बी ऑप्शन इसका सही आएगा, बी अमीनो एसिड। तो आप इसका आंसर क्या आएगा, देखेंगे हम यहाँ पर अमीनो एसिड। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, 100वां क्वेश्चन। WHR इज कैलकुलेटेड बाई W वेस्ट हिप रेशियो। इसका मतलब क्या, WHR का मतलब हो गया वेस्ट हिप रेशियो। भाई वेस्ट हिप रेशियो का मतलब हो गया वेस्ट का मेजरमेंट अपॉन हिप का मेजरमेंट। कहने का मतलब साहब क्या होगा, वेस्ट मेजरमेंट डिवाइडेड बाई हिप मेजरमेंट। वेस्ट का हिप से कहीं भी दिख रहा है यहाँ पर, डिवाइड का कोई दिख ही नहीं रहा ऑप्शन, तो सीधे सीधे नन ऑफ द अबव हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ये, देखेंगे 101 क्वेश्चन नंबर। यहाँ देखा आपने 101 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर। सोमेटोटाइप इज अ मेथड फॉर डिस्क्राइबिंग। सोमेटो का मतलब मैंने बताया कई बार, इस सोमेटो का मतलब होता है, ये जो सोमेटो लिखा हुआ है, इस सोमेटो का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, सोमेटोटाइप बॉडी टाइप बोला जाता है। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। साइकोसोमेटिक डिजीज, मनोदेहिक रोग, देह शरीर फिजिक्स, तो यहां पर सीधे सीधे दिख रहा है ह्यूमन फिजिक्स से जुड़ा हुआ ही है। इसका आंसर सीधे क्या होगा, सी। अगला है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ। अभी देखो जस्ट हमारी बात हुई थी, कूपर ने 12 मीटर रन ऑब्लिक वॉक टेस्ट, ये भी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस मेजर करेगा। अब यहां पर इन्होंने क्या क्या घुमा के दे रखा है क्वेश्चन को, थोड़ा कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस नहीं दिया है। मैंने जब पढ़ाया था तो समझाया था मैंने कि मस्कुलर एंडोरेंस प्लस
कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाता है? स्टैमिना कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसने स्टैमिना दे रखा है, तो मतलब कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस तो आ गया स्टैमिना के अंदर एक, बट एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस भी है यहाँ पर, तो ये भी सही है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव, इसका आंसर डी आएगा, डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द मेजर ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस? पुशअप टेस्ट कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को नहीं करता, ट्रेडमिल करता है, बिल्कुल करेगा, हार्वर्ड स्टेप कैच करेगा, तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव आएगा। ट्रेडमिल देखा होगा, पट्टे के ऊपर दौड़ते हैं, ट्रेडमिल कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस मेजर करना है, बाइसिकल एर्गोमीटर पे दौड़ते हैं, लंबी स्विमिंग करानी है किसकी, तो सभी कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस से होता है। तो ट्रेडमिल और हमारा हार्वर्ड स्टेप दोनों चीज आती है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो मिस्टर लुसिन बर्मा ने बनाया था, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, जिसमें 20 इंच ऊंची बेंच पे स्टेप अप स्टेप डाउन एक्सरसाइज करनी होती है 5 मिनट तक। ठीक है, तो ये आ गया डी। अब आगे देखते हैं हम अगला, नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन। 104 कहता है स्टोमक एपिथेलियल सेल इन द बॉडी सीक्रिएट। अब यहाँ ध्यान देना है, मैंने जब मैराथन क्लास पढ़ाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था मैंने, जो हमारा स्टोमक मतलब अमाशय, हिंदी में क्या बोलते हैं? अमाशय। जो स्टमक होता है हमारा, जो हमारा स्टमक होता है, आप देखेंगे जो हमारा स्टमक होता है, ये जो स्टमक के अंदर जो दीवार होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन से ही क्या होता है? हमारा गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस को हम बोलते हैं जठर रस, जठर हमारा रस। तो इस जठर रस से क्या निकलती है देखेंगे आप, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक पेप्सिन, एक रेनिन, और आप देखेंगे पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक अमाइलेज। ठीक है, गैस्ट्रिक अमाइलेज ये निकलता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्टोमक एपिथेलियल सेल इन द बॉडी सीक्रेट ऑक्सीटॉक्सिन, एड्रेनलिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। भाई साफ साफ दे रहा है यहाँ पर, इसका आंसर सी। इसका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो ये आपने समझ में आ गया होगा गैस्ट्रिक जूस, जठर रस में क्या क्या चीजें होती हैं। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन, 105 नंबर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, मैंने कई बार ये क्वेश्चन दिया। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? जो मैंने बताया ना, मस्तिष्क, जो हमारी खोपड़ी की हड्डी है, स्कल बोन, उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे मैनिन, उसके नीचे क्या होता है यहां देखना है, उसके नीचे मैनिन, मैनिन की लेयर होती है। मैनिन को बोलता है मस्तिका आवरण बोलते हैं इसको, मस्तिका, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? मस्तिका आवरण, मस्तिका आवरण। इसके 3 लेयर होती हैं, जिसको मैंने बोला डैप, याद करने का तरीका डैप होता है, डी से ड्यूरामेटर, ए से आर्चनॉइड और पी से पायामेटर। इनके बीच में अगर आप देखेंगे, इनके बीच में क्या होता है? तरल पदार्थ रहता है, इनके बीच में तरल पदार्थ बहता रहता है। कौन सा तरल पदार्थ होता है? वो होता है हमारा, सीधे सीधे आप देखेंगे, ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये तरल पदार्थ बह रहा होता है। अब ये क्या करता है? इस ब्रेन, क्योंकि ये जो 3 परतें हैं, मस्तिका आवरण क्या करता है? ब्रेन की सुरक्षा कर रहा है, नंबर 1 चीज। अब ये तरल पदार्थ बह रहा है तो इसके अंदर प्रोटीन भी आ रहा है ना, इसके अंदर और मिनरल्स आ रहे हैं, तो वो मिनरल सप्लाई भी कर रहा है, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट टू द सराउंडिंग टिश्यू। अगल बगल के टिश्यू को, ऊतकों को ये क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर देखेंगे ए और बी दोनों सही है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव, ये इसका आंसर होगा डी, राइट।
तो क्वेश्चन नंबर 105 का डी आंसर। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्टीट्यूड देखो आ गया, एल्टीट्यूड सिकनेस टिपिकली कॉज ड्यू टू, एल्टीट्यूड जब आदमी ऊपर जाता है तो क्या दिक्कत होती है? ऑक्सीजन की कमी है, गुरुत्वाकर्षण बल की कमी है, और क्या कमी है? जो हवा का घनत्व है, एयर डेंसिटी, वो भी कम है। तो भाई हवा का जो प्रेशर है वो कम होगा। आपने कभी कोई ऊपर गया होगा, देखो कान से बंद हो जाते हैं, है ना? कोई फ्लाइट से जाता है तो देखो ऊपर जैसे जहाज जाता है कान बंद होने लग जाते हैं, क्यों? ड्यू टू दिस पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के कारण होता है वो। तो ये इसका आंसर सीधे बी, इसका आंसर क्या हुआ? सीधे सीधे हमारा बी आंसर, बी। ठीक है, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम। एक 107, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई, भाई फेफड़े हमारे किससे प्रोटेक्ट हो रखे हैं? फेफड़े किससे प्रोटेक्ट हो रखे हैं? आप देखेंगे, आप सामने स्टर्नम बोन, उसके बगल में हमारी क्या है? रिब्स हैं, पसलियां, है ना? दोनों से, इससे भी इससे भी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो जो बैकबोन है पीछे से, ये भी बचा रहा है इसको। तो मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका आंसर ये आएगा, ये डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे हम, सिंपल सी बात। तो अगला क्वेश्चन 108वां क्वेश्चन है। क्या समझना है आपको? इंटरकोस्टल मसल आर अटैच टू, देखो इंटरकोस्टल मसल क्या होता है? जो पसलियां होती हैं हमारी, पसलियां, उनके बीच में जो मांसपेशियां होती हैं उनको कहते हैं इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल मसल को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी मसल भी कहते हैं, श्वसन मांसपेशी भी कहते हैं। श्वसन मांसपेशी दो होती हैं, डायफ्राम जो इसके ऊपर हमारे क्या होते हैं? फेफड़े रहते हैं, और इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल पसलियों के बीच में होती है। क्वेश्चन क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल अटैच टू रिब्स, भाई रिब्स को अटैच कर रही है, उसका डायफ्राम से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सीधे सीधे रिब्स, ए। अगला क्वेश्चन है ये फ्लेक्सर मसल, देखो ये जॉइंट्स का मूवमेंट बता रहा है। फ्लेक्सर, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब जोड़ का अंग देखो फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहाँ होते हैं? सजिटल प्लेन में होते हैं। ये फ्लेक्सर किया मैंने तो जोड़ का कोण जो है कम हो गया, फ्लेक्सर। ये बढ़ गया, एक्सटेंशन। तो फ्लेक्सर मसल एक्सटेंड द लिम्ब, नहीं। मूव्स द लिम्ब टुवर्ड द मिड लाइन, बिल्कुल नहीं। डिक्रीज द एंगल एट ए जॉइंट, बिल्कुल सही इसका आंसर। ठीक है, सी आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट 110वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे। देखेंगे ए साइंटिफिक स्टडी अबाउट द ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट इन नॉन एज, ये मैंने बहुत अच्छी पहली डेफिनेशन वहां दी थी कि भाई एक साइंटिफिक स्टडी जो मानव है या गैर मानव है, उसके मूवमेंट की अगर स्टडी करें तो उसको किन्सियोलॉजी बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको हम बोलते हैं किन्सियोलॉजी। आगे चलते हैं 111वें क्वेश्चन को आंसर। एन एथलीट हु हैज ए ग्रेटर डोमिनेंस, देखते हैं डोमिनेंस ऑफ स्लो ट्विच फाइबर, जिसकी स्लो ट्विच फाइबर है। अगर यहाँ रेड मसल है, व्हाइट मसल देता तो बच्चा और कंफ्यूज हो जाता है, तो बड़ा आसान कर दिया, स्लो ट्विच फाइबर बोल दिया। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे बोला रेड मसल फाइबर की बात कर रहा है। रेड मसल फाइबर जिसके अंदर मायोग्लोबिन की मात्रा बहुत अधिक है, वो क्या काम करेगा? एरोबिक टाइप के, एंडोरेंस टाइप के खेलों के लिए काम करेगा, लंबे समय की अवधि वाले खेलों के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर देखा स्प्रिंटर, लॉन्ग जंपर, हाई जंपर कोई खेल ही नहीं दे रखा है। सीधे सीधे इसका आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ द एबव होगा, ई, इसका आंसर ई। अगला क्वेश्चन, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज नोन एज। अब देखिए यहां पर, यहां समझना है, जो EMRS की तैयारी कर रहा है उसको भी समझना है, समझने की जरूरत है। यहां पर ये देखेंगे, यहां पे आप क्या होता है ये क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर, हवा के अंदर कोई चीज फेंकी। सपोज मैंने जैवलिन फेंका, भाला फेंक रहा हूं मैं। भाला कैसे जाएगा? किसी ने फेंका, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या हुआ? भाला फेंका हाथ से ये, और ये भाला जो है आप देखेंगे ये ऐसे जा रहा है, ये भाला इसका, ये गया, ये ऐसे गया और ऐसे करके गिर गया, राइट। अब देखेंगे ये जो फेंक रहा है खिलाड़ी, ठीक है ना, यहां ध्यान देने की जरूरत है सभी को।
इस शेप की बात कर रहा है अब यहाँ पर। ये जो फेंका इसने, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल, और एक जो गिर रहा है ये दो एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, ध्यान रखना, एंगल, मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं मैं, जैसे क्लियर दिखे आपको, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी वाली भी लिख लेंगे, हिंदी भाषी वाले भी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, अब ध्यान देंगे इसका यहां पर देखना है आपको, ये जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स पॉइंट बोलते हैं, सबसे ऊंचा बिंदु। इस एपेक्स बिंदु तक, इस एपेक्स बिंदु तक इसको समय जो लग रहा है, टाइम जो लग रहा है, टाइम टाइम टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एसेंट टाइम। इसको बोलेंगे हम एसेंट टाइम। और ये जो नीचे आ रहा है, ये समय लग रहा है, इसको बोलेंगे डिसेंट टाइम। क्लियर हो गया? आप देखेंगे यहां पर, आप ये जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता, इसको हम रास्ते को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ट्रेजेक्टरी पाथ। अब इसने पूछा द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज नॉन एज, जो रास्ता कवर कर रहा है उसको तो ट्रेजेक्टरी पाथ बोला जाना चाहिए, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछ रहा है। मगर ये जो शेप बन रहा है, शेप कैसा बन रहा है, ये आप देखेंगे, ये ऐसा शेप बना, इस शेप को, इस शेप को, शेप को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये पैराबोला होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्लोज है। बट कायदे में ट्रेजेक्टरी पाथ या प्रोजेक्शन पाथ, ट्रेजेक्टरी पाथ होना चाहिए ना, पाथ पूछा है। फ्री एयर प्रोजेक्टेड इनटू द पाथ, है ना, बट वो पैराबोला बना रहा है, तो इसलिए पैराबोला भी आंसर चलेगा यहाँ पर। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 113। अब देखेंगे यहाँ पर हम, विच लिगामेंट इज टर्म्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, यहाँ बोल रहा है हिप जॉइंट। यहाँ देखना है आपको, यहाँ देखना है ठीक है, हिप जॉइंट की बात कर रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, हमारी ये हड्डी है फीमर, और ये हिप जॉइंट का, ये हड्डी को क्या बोलते हैं हम, इस पूरी एक हड्डी को क्या बोलते हैं, इनोमिनेट बोन बोलते हैं। इनोमिनेट बोन बोलते हैं। इस ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इलियम, इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मांसपेशी होती है, ये मांसपेशी आप देखेंगे इस इलियम से टच होती है और यहां तक आती है हमारी बोन तक। कौन सी, ये लिगामेंट जो है, ये लिगामेंट जो है यहां से आएगी और यहां जोड़ रही है इसको, ये जोड़ रही है ये, ठीक है, ये जोड़ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, इलियक। ये क्या होगा देखेंगे आप, इलियो, ये लिखा हुआ है। और ये फिमर, फिमर, तो क्या हो गया, ये यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे क्या बना, ये यहाँ देखेंगे आप, इलियो फेमोरल लिगामेंट। बस सीधे सीधे भाई इलियक से जोड़ रही है, बाकी कोई ऐसी दिख नहीं रही है इसके अंदर। ये प्यूबो का मतलब प्यूबिक्स की बात कर रहा है, प्यूबिक्स वाला भाग कौन सा था, ये वाला भाग होता है प्यूबिक्स, यहां से तो आ ही नहीं रही है। तो ये इलियोफेमोरल जो लिगामेंट है सबसे मजबूत होती है, यहाँ की स्ट्रॉन्ग लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट की होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114। अब देखेंगे,
ए फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंगल जॉइंट इज नॉन एज, ध्यान रखना, ये देखेंगे आप, ये किसी का पैर है, ठीक है, इसने बोला कि फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है इस साइड, ठीक है भाई। दूसरा मूवमेंट कैसा हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है। जब हम नीचे करते हैं तो इसको बोलते हैं हम प्लांटर फ्लेक्शन, जब हम ऊपर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। तो ये अपवर्ड बोल रहा है, इसका मतलब डॉर्सी फ्लेक्शन इसका आंसर होगा। हमेशा याद रखना, हाथ वाले केस में भी ये पामर बोलते हैं, पामर PALMER, इसको डॉर्सल बोलते हैं, डॉर्सल। अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये डॉर्सल फ्लेक्शन हो रहा है, ये पामर फ्लेक्शन। पैर के नीचे करूंगा तो प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर किसे कहते हैं कि भाई प्लांट जिसके ऊपर कोई व्यक्ति आप खड़ा हो रहा है, इसको, इस वाले भाग को प्लांटर कहते हैं, इस वाले भाग को हम डॉर्सल कहते हैं। तो डॉर्सी फ्लेक्शन इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। लिखा है एन एथलीट कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। ये तो बड़ा सिंपल, सबसे आसान क्वेश्चन, इस एग्जाम का सबसे आसान क्वेश्चन ये है, ये 5वीं क्लास का बच्चा देगा कि एथलीट कवरिंग 100 मीटर, यहां देखेंगे 100 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में कर रहा है। तो पूछ रहा है कि मीटर सेकेंड में, सब आंसर दे रहा है मीटर पर सेकेंड के अंदर, तो इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 कटा, तो आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, कहीं है ही नहीं ऑप्शन, तो ये आएगा आंसर डी, ई, नन ऑफ दिस। सबसे आसान क्वेश्चन इसका एग्जाम का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, देखेंगे हम 116 की तरफ बढ़ते हैं हम, 117, अच्छा इसके नीचे ये क्वेश्चन आया, बोथ द टर्म इमोशन एंड मोटिवेशन। देखो इमोशन और मोटिवेशन है ना, इमोशन और मोटिवेशन हैव कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिकल लैटिन रूट, कहां से रूट से निकल के आ रहा है। तो आप देखेंगे मूवमेंट से बिल्कुल नहीं आ रहा, इससे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इस मोमेंट से बिल्कुल नहीं आ रहा, मूवियर। अगर आपने मोटिवेशन पढ़ा होगा तो उसमें वर्ड मिलेगा मूवियर, सीधे मोटिवेशन ही अटैच है इससे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सीधे सीधे यहां पर ये क्लियर हुआ, आपका समझ में आया होगा आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे बी आंसर होगा, बी 116 का बी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, अब देखेंगे 117वां नंबर, ये मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स। भाई सुनो, यह समझना है किसी को मोटिवेट क्यों कर रहे हैं हम, जो उसने लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाए, उसका लक्ष्य के लिए प्राप्त करना, उसको लक्ष्य जो गोल है, उसका मेन एम है, वो प्राप्त हो जाए उसको। तो भाई साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स गोल, सी आंसर। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। भाई फादर ऑफ साइकोलॉजी की जब भी बात की जाएगी ध्यान रखना, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी सीधे सीधे नाम आता है विलियम वुंट का नाम आएगा। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंट का नाम आएगा, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम वुंट का नाम आएगा, ठीक है। ये मैंने क्लास में बहुत सारा समझाया था मैंने, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि भाई मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, तो वो JB वाटसन का नाम आता है, राइट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, और मनोविज्ञान बोला ना, मन का विज्ञान, अरस्तु, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, तो यहां पर आंसर क्या है, ए। अब 119 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप, रैपिड फिजिकल चेंजेस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन। रैपिड, तुरंत चेंज आ रहा है, तुरंत चेंज आ रहा है। देखो तुरंत चेंज आने वाले के मामले के अंदर अगर इसकी हायरार्की देखोगे आप कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो पहला नंबर आता है आपका इन्फेंसी का,
फिर आता है एडोलसेंस, फिर आता है चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब देखेंगे इन्फेंसी है ही नहीं यहाँ पर। रैपिड फिजिकल चेंज अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। अगर इन्फेंसी होता तो इसमें आंसर रहता मोर देन वन ऑफ द एब, बस वही नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द ई। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडोलसेंस, यहाँ भी एक समझेंगे आप। सेम यही क्वेश्चन मैंने अपने क्वेश्चन सेशन में दिया था, सेम यही था भैया। ये सभी प्रॉब्लम है एडोलसेंस के संग, सब्सटेंस अब्यूज, ये चीज, ईटिंग डिसऑर्डर भी है, देखा ब्लूम मैंने बोला बुलिमिया, ब्लूमिया हो गया, फिर ब्लूमिया नवरोसा मैंने बोला। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये सब एंटी ईटिंग डिसऑर्डर भी रहता है इसके अंदर, एंटी सोशल बिहेवियर, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा डी आएगा। बट शायद इसने उन्होंने आयोग ने इसको मोर क्या दे रखा है, इसे नन ऑफ द अबव करके कुछ ऐसा दे रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है कि सभी है ये तीनों। क्लियर हो गया। आगे ए सक्सेसफुल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ प्लान, वर्कआउट, गोल, सब होगा है सब भैया, बिना इसके काम ही नहीं होगा। गोल मेन क्या है हमारा, प्लान वर्कआउट बनाएंगे, मेंटेनिंग ईयर राउंड फिटनेस प्रोग्राम बनेगा, तो मोर देन वन ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे 122। टू अवॉइड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बोरडम चेंज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग सो दैट प्लेट्यू इज नॉट रीच ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन, दिस रिफर टू द प्रिंसिपल ऑफ। ये बोरेडम का मतलब क्या हो गया, बोर होना, किसी को बोरियत होगी, फिजिकल ट्रेनिंग चल रही है बोरियत आ रही है, ट्रेनिंग में दम ही नहीं है, कोई नई चीज नहीं आ रही है, सिर्फ एक ही तरीके सिखाया जा रहा है। जब बोरियत होने लगे, बोरियत कब आती है, जब एक ही चीज तरीके से चल रही है तो बोरियत आने लगती है। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, वैरायटी, अलग अलग चीज आनी चाहिए ना, आज ये इस तरीके से पढ़ा, कल अगले दिन ये ट्रेनिंग, तो वो क्या होगा, वैरायटी आएगा यहाँ पर, वैरायटी, वेरियस टाइप ऑफ techniques, various types of training methods used to enhance the sports performance, है ना, तो वैरायटी होगा यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ पर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा, सिस्टमेटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग इज कॉल्ड, बिल्कुल सही है। जब भी कोई ट्रेनिंग दी जाती है सिस्टमेटिक, तो पीरियोडाइजेशन को यूज किया था, अवधिकालीनता को, इसको यूज करते हैं हम, अवधिकालीनता को यूज करते हैं। अवधिकालीनता यूँ देखेंगे आप, इसको ऐसे अवधिकालीनता को 3 फेजेज में बांट दिया जाता है, इस तरीके से ग्राफिकल समझाया जाता है। पहला वाला फेज जो होता है उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। दूसरे वाले को बोलते हैं कंपटीशन फेज, और तीसरे वाले को बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। ट्रांजिशनल फेज ये है पीरियोडाइजेशन, जो पूरा एक मैक्रो चक्र का होता है, मैक्रो साइकिल का ईयरली प्लान होता है। 1 पीरियोडाइजेशन इक्वल टू 1 मैक्रो चक्र। बट डबल पीरियोडाइजेशन भी होता है, ट्रिपल भी होता है, ठीक है। बट याद रखना, जब भी कभी डबल पीरियोडाइजेशन होगा तो ट्रांजिशनल फेज एक ही होगा, ये ध्यान रखना है, राइट। आगे चलते हैं हम, तो इसके आंसर साफ साफ सीधे आंसर ए। अब आता है 124, वार्मिंग अप इज परफॉर्म टू, इसको ही मैंने बताया भाई, वार्मिंग अप क्या करेगा, बॉडी को गर्म करेगा, और हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन टुवर्ड्स मसल जाएगा, मांसपेशी की तरफ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ना ये रेट को, मेटाबॉलिक रेट को कम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 125, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। बड़ी सबसे आसान क्वेश्चन ये भी रहा आपका कि भाई 1999 के अंदर वाडा बनाया गया। वाडा जब बना था तो कहाँ पर था इसका हेडक्वार्टर, इसका आपका लौसाने स्विट्जरलैंड में था। उसके बाद ये शिफ्ट किया गया, इसके बाद शिफ्ट किया गया कहाँ पर, आपका कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल के अंदर क्यूबेक करके जगह था, वहाँ पर शिफ्ट किया गया।
आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 126 अब देखेंगे। 126वां क्वेश्चन, द फैक्टर दैट अफेक्ट चाइल्ड मोटर डेवलप बाय बर्थ। भाई जन्म होते ही मोटर का मतलब मांसपेशी, मांसपेशी गामक, मांसपेशी मोटर कहलाती है। तो क्या बोल रहा है, द फैक्टर दैट अफेक्ट चाइल्ड मोटर डेवलपमेंट बाय बर्थ इज, कौन अफेक्ट करेगा भाई पैदा होते ही? फूड, न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, जेनेटिक्स। ठीक है, अब क्या देखेंगे इसको, जेनेटिक्स। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया गया। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, जेनेटिक्स हुआ। अगला क्वेश्चन है, काइफोसिस पोस्चर डिफॉर्मिटी कॉमनली नोन एज। काइफोसिस का मतलब राउंड बैक, मतलब काइफोसिस कैसा है, ये पीठ निकल जाएगी ऐसे करके, ये पीठ निकल जाएगी, इसको बोलते हैं काइफोसिस। काइफोसिस को कई नामों से जाना जाता है, हंच बैक, राउंड बैक। तो यहाँ पर साफ साफ देख रहा है हंच दे रखा है, देखो ये ना। तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह कराया, डिफॉर्मिटीज के सबके सब्स्टिट्यूट नेम पता होने चाहिए, नाम। ठीक है ना, लॉर्डोसिस को हॉलो बैक, स्वे बैक, ठीक है, सब पता होना चाहिए। फ्लैट फुट का आपका पेस प्लेनस, क्लो फुट का पेस कैबस। बुक में अच्छा दे रखा है और हमने समझाया बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 127वां क्वेश्चन खत्म हुआ, आगे चल रहे हैं हम। तो आगे देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बोलता है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शुड बी ऑफ पर वीक एट वाइगरस एंटिटी इन एडल्ट्स एबव 65 ईयर एज। भाई 65 साल से ऊपर की बात कर रहा है, 65 साल से ऊपर का, और एक वीक का प्लान बात कर रहा है, एक वीक का। ठीक है, अब अगर 65 साल से कोई ऊपर का है, तो अगर एक स्टैंडर्ड बताया जाए तो आप देखेंगे वो तो साफ साफ दे रखा है ना 75 मिनट्स का, क्योंकि यही सबसे पास दिख रहा है। ठीक है, दे भी रखा है कि 75 मिनट का प्रोग्राम एक वीक का बांट के बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर ए होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप 129, इन विच ईयर डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक। तो आपने देखा होगा पहली बार महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया, 1900 पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। और खाली कौन सी प्रतियोगिता हुई थी, टेनिस हुई थी। चार्लेस कूपर करके थी खिलाड़ी, टेनिस हुआ था। तो भाई यहाँ पर कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका आंसर ई। अगला है विच ओलंपिक साइना नेहवाल वॉन द ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन बैडमिंटन, 2012 लंदन ओलंपिक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हेलो, आगे देखेंगे हम 131वां क्वेश्चन। मैंने बताया था ये, हाँ, ऑफर्ड अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। हम अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल रिक्रिएशन एंड डांस, ये इसका आंसर है, इसका सी। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। एक 132 देखेंगे हम, 132। द पार्शियल कर्ल अप इज टू टेस्ट फॉर, ध्यान देना, पार्शियल कर्ल अप एक टेस्ट बना हुआ है जिसमें खिलाड़ी क्या होता है, ध्यान रखना, ये सुपाइन पीठ के बल लेटना पड़ता है, पीठ के बल लेटता है। ये सपोज ये कोई व्यक्ति है, पीठ के बल इसे लेटा हुआ है। अब ये क्या होता है, ऐसे करके, ऐसे इसके दोनों पैर आप देखेंगे, ये ऐसे करके आना ही क्या कहलाता है, कर्ल अप कहलाता है। पार्शियल कर्ल अप मतलब आधा, 50%। पूरा आ जाएगा तो सिटअप्स हो जाएगा। तो ये पैर भी उठा रखा है, ये भी पार्शियल कर्ल अप कराता है। तो ये पार्शियल कर्ल अप किस पे ध्यान दे रहा है, मैंने हमेशा बताया कि जिस तरफ एक्शन हो रहा है उधर की मांसपेशियों में हमारा काम होता है। तो इधर क्या है, पेट की मांसपेशियों पे काम हो रहा है। तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस के लिए 132 का बी। ठीक है, अगला, व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल फॉर गर्ल्स इन मेडिसिन बॉल पुट। अगर मेडिसिन बॉल का वेट देखेंगे तो वो आप देखेंगे 4 से 8 पाउंड बोलते हैं,
ठीक है, 4 से 8 पॉइंट। एक पॉइंट में देखेंगे 0.454 ग्राम होता है। तो लगभग अगर देखा जाए तो ये कहाँ पहुँच रहा है, ये हमारा स्टार्ट होता, अगर ढंग से देखेंगे तो ये 3 से 5 केजी पार कर रहा है। तो ये 3 से 5 केजी से तो कोई मिलता हुआ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो सीधे आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव होगा इसका 133 का, राइट। अब ये मैंने एक क्लास ली थी, उसे बता दिया एक पौंड में कितने ग्राम होते, सब बताया था मैंने सबको। वही क्वेश्चन देखो ऐसा यहाँ पर आया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब आता है 134। आप देखेंगे टू डिटरमाइन VO2 मैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। VO2 मैक्स किसी का नापना है। VO2 मैक्स नापने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैक्सिमम हार्ट रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, यहां देखेंगे आप, मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 220 माइनस एज होता है। तो इसका मतलब इस एज की जरूरत पड़ेगी, नंबर 1 एज की पड़ेगी जरूरत, इसकी पड़ेगी। जब हम VO2 मैक्स का मतलब भाई हमारा शरीर अधिक से अधिक कितनी ऑक्सीजन की खपत करता है 1 मिनट के अंदर। तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सरसाइज कराते हैं, और ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं जिसके अंदर उसकी हृदय दर अधिकतम पहुंच जाए, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा वो। तो अधिकतम के लिए उसकी जितना, सपोज कोई 40 साल का है तो मैंने कहा 220 माइनस 40 घटाएंगे तो क्या है 180। तो कहने का था उससे 180 हृदय गति पहुंचानी है उसके 1 मिनट के अंदर, और तब देखना है वो ऑक्सीजन की खपत उसका शरीर कितनी कर रहा है। VO2 मैक्स एनालाइजर होता है, वो मुंह नाक पे लगा दिया जाता है, वो देखता है कितनी कितनी ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है इसकी बॉडी। तो वो निकाल लिया। तो अभी तक देखो इस जेंडर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, पुरुष हो चाहे महिला हो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात एज पता पड़ गया। अब जब हमारा निकल जाता है VO2 मैक्स निकल जाता है, क्या निकल जाता है, VO2 मैक्स निकल के आ गया। VO2 मैक्स निकलने के बाद हम बोलते हैं रिलेटिव VO2 मैक्स निकालिए। तो ये देखेंगे रिलेटिव VO2 मैक्स निकालते हैं, तो हम VO2 मैक्स डिवाइडेड बाई वेट करते हैं। VO2 मैक्स से वेट को भाग दे देते हैं, तो यहां पर वेट की भी जरूरत पड़ गई, तो मोर देन 1 ऑफ द, इसका आंसर डी। ठीक है, तो क्लास लेट हुआ इसलिए क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पर, आज आया है, उसी प्रोजेक्ट में गए थे हम, है ना, तो ये क्लियर किया हमने। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब देखेंगे अगला 35, द टेस्ट यूज टू मेजर फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर आप देखेंगे सीनियर सिटीजन के लिए ये जो टेस्टों के नाम दिए तो बड़ा आसान कर दिया कि भाई ये है ही नहीं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए, बैरोमीटर है नहीं, ये है नहीं, तो नन ऑफ द आप, इसका आंसर ई। इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ रहा है, इसका आंसर ई, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखेंगे हम। प्रोटीन पिगमेंट इन मसल दैट सिमिलर टू हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड। मैंने कहा मांसपेशी के हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। मैंने कई बार समझाया इस चीज़ को मैंने, ये मायोग्लोबिन है, इसका आंसर हो गया। मायो मतलब मांसपेशी, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। उसके बाद एन एनर्जी सिस्टम दैट प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग 500 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस। 5000 मीटर, मैंने कहा 40 सेकंड से ऊपर की कोई एक्टिविटी अगर कर रहा है तो वो एरोबिक्स कहलाती है। ठीक है, और उससे नीचे वो एनारोबिक। एनर्जी कौन देगा, एरोबिक सिस्टम देगा, इसका बी। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट 138, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट इज कॉल्ड। हमारा हृदय ने पंप किया, एक बार जब पंप करता है हृदय तो बायां नीले से क्या रक्त जाता है, बाएं नीले से रक्त जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक पंप में जब रक्त जाता है, 1 पंप में जो हमारा ब्लड जा रहा है, 1 पंप का ब्लड, आप देखेंगे उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और भाई कितने बार पंप करेगा, अगर आप देखेंगे उसको, वो कितनी बार पंप करता है, जितनी हार्ट रेट होती है। तो हार्ट रेट एक नॉर्मल व्यक्ति की हार्ट रेट 70 से 75 होती है। वैसे होती कितनी है, एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल अगर किसी का देखा जाए 60 to 100 होती है, बट एवरेज की तरफ जाते हैं तो 70 से 75 होती है। तो कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में हमारा हृदय कितना पंप कर रहा है, एक पंप में तो उसने कर दिया, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं उसको।
कितनी बार करेगा? 72 बार करेगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और इन दोनों को जोड़ देते तो उसको क्या कहलाता है? कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखेंगे आप। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, इनटू हार्ट रेट, इनटू हार्ट रेट। तो आंसर क्या होगा इसका? कार्डियक आउटपुट है ये 1 मिनट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम। अब देखते हैं हम 139 का क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ये भी मैंने कराया था कि पूरी तरफ हवा निकालो बाहर, मैंने निकाली और अंदर जो फेफड़ों में रह गई उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ना इसको डेड स्पेस कहते हैं। डेड स्पेस किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज चल रहा होता है एल्वियोलाइज के पास, उस दौरान हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो वायु रहती है उसे हम डेड स्पेस कहते हैं। ठीक है ना। लंग वॉल्यूम का मतलब पूरे फेफड़े, लंग वॉल्यूम का मतलब वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, दोनों को जोड़ दीजिए। मैंने क्लास में करा रखा, बहुत अच्छी तरह बुक में बहुत अच्छा दे रखा है। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 P दैट फॉर्म द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के अंदर 3 P तो मैंने नहीं सुना, ठीक है, 3 P हमने नहीं सुना, तो समझने की जरूरत है। एक्चुअल में 3 P को कहाँ यूज करते हैं हम? 3 P वर्ड यूज होता है हमारा जो सेफ गेम होते हैं, सेफ गेमों का जो मोटो है वो 3 P से है। ठीक है, वहां पर यूज किया जाता है पीस, प्रॉस्पेरिटी, है ना, वहां पर 3 P यूज किए जाते हैं, राइट। तो यहां पर ये नन ऑफ द एबव ही आएगा। आगे चलते हैं 141वें क्वेश्चन के ऊपर हम। लेकिन द टर्म बायोमैकेनिक टू डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल प्रिंसिपल इन द स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज अडॉप्टेड बाय। देखो, आपने अल्फोंसो बोरोली का नाम सुना, मैंने इस पे भी क्लास ले रखा है। अल्फोंसो बोरोली, अल्फोंसो बोरोली को कहा जाता है बायोमैकेनिक का जनक कहा जाता है, और वो 1970 से पहले का है, पहले का है वो। तो आंसर सीधे सीधे ए दिख रहा है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द फील्ड वेयर द स्टडी ऑफ फोर्सेज इज इन फोकस। फोर्स की जिसमें स्टडी की बात कर रहा है, फोर्स की, सिर्फ फोर्स की, तो काइनेटिक्स कहलाता है। और फोर्स का जो परिणाम होते हैं जैसे एक्सीलरेशन, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे? ये कहलाता है हमारा काइनेमेटिक्स। तो यहां पर आंसर क्या हुआ हमारा? काइनेटिक्स, सी। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ लीवर द वेट इज बिटवीन फोर्स एंड फल्क्रम। मैंने इसके लिए सबको समझा रखा है, ए आर एफ। इसने पूछा वेट, वेट का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बीच में कब आ रहा है? इन विच टाइप ऑफ लीवर द वेट इज बिटवीन फोर्स एंड फल्क्रम। भाई इस सेकंड क्लास के अंदर आ रहा है, मैंने बहुत सीधा सेकंड क्लास, ये फर्स्ट क्लास था, ये थर्ड क्लास था, बीच में आर आ रहा है, तो सेकंड क्लास लीवर इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल लिमिटिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ ए जॉइंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की परिभाषा पढ़ते हैं हम क्या बोलते हैं? या जोड़, टेंडन, लिगामेंट और मांसपेशी को क्षमता होती है जो किसी क्रिया को लंबे प्रसार तक करने में सहायक होती है, ये कहा हमने। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द रेंज ऑफ मूवमेंट। लिमिट कौन करेगा? टेंडन लिमिट नहीं करेगा, मसल लिमिट नहीं करेगी, जो लिगामेंट है, जॉइंट के लिगामेंट, है ना, क्योंकि जोड़ तो सबसे मिलके बन रहा है,
लिगामेंट अगर गड़बड़ हो जाए तो भाई मूवमेंट नहीं होगा, है ना। लिगामेंट गड़बड़ हो जाए तो मूवमेंट नहीं होगा। जैसे एसीएल है, आप सोचने का एग्जाम्पल लेने की बात है। एसीएल लिगामेंट टूट गए तो मूवमेंट नहीं होगा घुटने का। वहां के पास की मांसपेशी टूट गया तो मूवमेंट हो जाएगा, बट लिगामेंट नहीं टूटना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? लिगामेंट होगा, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्लाइड है अब। हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्जी, या सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ध्यान देना, यहां पर हम क्या बोलते हैं? सेकेंड लॉ को बोलते हैं हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, या हम बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। इन दो नामों से इसको जाना जाता है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन या लॉ ऑफ मोमेंटम। अगर इसकी परिभाषा देखेंगे, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम, तो क्या बोलते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स वेयर फोर्स इज अप्लाइड इन अ सेम डायरेक्शन। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग परिवर्तन की दर जिसमें किसी एक दिशा में लगाया गया बल। तो भाई रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्ट क्या आ रहा है? फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स, ये देखेंगे आप, ये आंसर ए दिखा रहा है यहाँ पर। इसने क्या किया? थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन को ले लिया, इसको थोड़ा सा घुमा के इस क्वेश्चन को आंसर को ले लिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब ये आपने देखा होगा, इसकी तो मैंने सबको स्क्रीनशॉट वो भेजा था, एकदम सबके पास स्टडी मटेरियल में भेजा था भाई, कौन सी ट्रेनिंग किसने बनाई, सब कुछ भेजा हुआ है मैंने। तो साफ साफ दिख रहा है, आइसोकाइनेटिक मेथड जे पैरिन ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम देखेंगे नेक्स्ट 147, एडेप्टेशन ऑफ ट्रेनिंग एट हाई एल्टीट्यूड इज नॉन एज। अभी मैंने सबको अच्छी तरीके से कराया, इसको समझाया भी। इसको हम बोलेंगे एक्लेमेटाइजेशन बोलेंगे हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हम आगे देखते हैं हम। इधर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फार्टलेग ट्रेनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। फार्टलेग ट्रेनिंग को मैंने बताया कि जो वेरिएबल पेस मेथड का ही दूसरा रूप होता है फार्टलेग मेथड, इसको स्पीड प्ले बोलते हैं। जो हमारा वेरिएबल पेस मेथड होता है वो प्री प्लान्ड होता है कि कब हमको पेस क्या होता है? स्पीड को कम करना है, कब बढ़ाना है, कब स्पीड कम करना है, कब बढ़ाना है, ठीक है। और इस फार्टलेग मेथड में कोई पहले से प्री प्लान नहीं होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फार्टलेग ट्रेनिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरिएशन इन पेस, पेस के अंदर कभी धीरे तेज दौड़ना है, कभी तेज दौड़ना है, कभी पहाड़ों पे चढ़ाएंगे, कभी आप देखें कीचड़ के अंदर दौड़ाते चालू कर देंगे, रेस पे दौड़ाएंगे, ये फार्टलेग मेथड होता है। तो यहाँ पर वेरिएशन इज इन, क्या दिखा है? वेरिएशन इन पेस की बात कर रहा है, ये बी आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेसेस इज रिफर्ड टू एज। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि अच्छा मूवमेंट, इसको बोलते हैं हम मूवमेंट क्वालिटी। मूवमेंट क्वालिटी कहीं भी नहीं दे रखा, मूवमेंट क्वालिटी इसके अंदर, सीधे सीधे नन ऑफ द अबव इसका आंसर आता है। अच्छा मूवमेंट, आपने देखा सब हर खिलाड़ी अपने तरीके से दौड़ता है कूदता है, बट कईयों का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है, तो उसको मूवमेंट क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर डी ऑप्शन आया इसका। नेक्स्ट देखेंगे अगला, इन विच ऑफ द मेथड मेंशन बिलो स्ट्रेचिंग इज डन इन रिदमिक वे। रिदम मतलब एक लय के अंदर, रिदम में। पहला बोला पीएनएफ, पीएनएफ का क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन। हम इसको क्या बोलते हैं? हम देखेंगे, हम इसको बोलते हैं हम प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन।
ये मेथड का पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड होता है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने का पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच, जिसमें बॉडी को स्ट्रेच किया जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया जाएगा, तब तक किया जाएगा जब तक कि उसको सह ले, और फिर वहाँ पर कुछ सेकंड के रुक के फिर वापस आना होता है। उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच, जिसके अंदर वो किस पे सिद्धांत पर आधारित होता है, पीएनएफ सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा बोलता है स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, धीरे धीरे स्ट्रेच करना है, फिर रुकना है, फिर वापस आना, स्लो स्ट्रेच होल्ड मेथड। बैलिस्टिक, बैलिस्टिक का मतलब है झूलना, ठीक है। बैलिस्टिक मेथड, जैसे सपोज मैं खड़ा हूं, मैं ऐसे ऐसे करके ये कर रहा हूं, मैं कुछ झूलने वाली एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं एक लय के अंदर कर रहा हूं, वो बैलिस्टिक मेथड होता है। तो इस आंसर का आंसर क्या होगा, इन ऑफ द मेथड मेंशन बिलो स्ट्रेचिंग डन इन रिदमिक वे, इस रिदम में कर रहे हैं तो वो आ गया हमारा बैलिस्टिक मेथड, सी, ठीक है। तो ये आपने देखा सी, बट वो योगा वाला क्वेश्चन इसमें हमारे पास नहीं आया, देखा मैंने। ये हाँ, ये छूट गया आपसे, 83 वाला पॉइंट छूट गया था, ये यहाँ दिखना है। योगा मीन द यूनिफिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, बिल्कुल सही है, सभी के लिए है ये। तो इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो गया। एनालाइज द लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज, लाइफ स्टाइल डिजीज, आप टेंशन में हैं, खाना टाइम पे नहीं खा रहे हैं, खूब थक गए तब भी काम कर रहे हैं आप, तो भाई इसके लिए कौन कौन से दाव है, बहुत टेंशन में तो ओबेसिटी, मोटापा हो जाएगा आपको बहुत खा रहे दबा के आप, लाइफ स्टाइल डिजीज। डायबिटीज हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा, हाइपर टेंशन एंड बैक पेन, हाइपर टेंशन एंड बैक पेन। लाइफ रिलेटेड डिजीज कौन सी है इसके अंदर, तो आप देखेंगे ये दो तो है ही, और हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें मोर देन वन ऑफ द अबव, इसका आंसर है 84 का डी। फिर है 85 का, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 21 जून मनाया जाता है, 21 जून आपने देखा आपने। उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग आसनास ऑन द रेगुलर बेसिस, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंप्रूव एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, इंप्रूव फोकस, फोकस मतलब एकदम कंसंट्रेशन हो किसी चीज को समझना देखना, तो यहाँ पर ये मोर देन अबव आंसर आएगा। ये क्वेश्चन 87, यहाँ पर ये गड़बड़ी गलती है क्वेश्चन के अंदर, क्या लिखा हुआ है देखना है आपको, ये क्वेश्चन 87 का, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन अष्टांग योग। अष्टांग योग पता ही है आपको, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो पूरे हैं हमारे अष्टांग, इनमें से कोई है नहीं, ठीक है। मगर यहाँ पर कई लोग क्या, कईयों का दिमाग में आ रहा है अष्टांग योग, उसमें से अष्टांग योग में से कोई है, इसमें नहीं है। हाँ जरूर है कि नियम के अंदर, नियम के अंदर ये आपके नौली नीति ये सब आ सकता है, बट नियम भाई अष्टांग योग में तो नाम नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका आंसर सीधे सीधे ई आंसर होना चाहिए, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का, ए हेरिडिटरी कंडीशन मार्क्ड बाय प्रोग्रेसिव वीकनिंग एंड वेस्टिंग ऑफ द मसल इज कॉल्ड, मांसपेशी का वीक होना डिस्ट्रॉफिक कहलाता है, मांसपेशी का वीक होना क्या कहलाता है, नोट कर लेना आप, डिस्ट्रॉफी कहलाएगा या एट्रॉफी भी कहलाता है। और मांसपेशी का मजबूत, उसकी जो मांसपेशी की कोशिकाएं वो मजबूत और बड़ी बड़ी हो जाए, इसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, मसल हाइपरट्रॉफी। तो ये सीधे सीधे इसका आंसर मसल डिस्ट्रॉफी है, सी आंसर इसका, सी इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि ये हमने आज पूरे क्वेश्चंस को समझाया यहाँ पर, और क्योंकि ये शायद स्लाइड हमसे छूट गई थी ये, ठीक है ना, ये स्लाइड छूट गई थी। तो आप देखेंगे
तो अब रही बात कट ऑफ की, क्योंकि कईयों को कट ऑफ की दिक्कत हो रही है, कट ऑफ पर समझने की जरूरत है। देखिए, जो मेरा अंदाजा है, जैसा मैं समझ रहा हूं मैं, ठीक है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मुझे जो मेरा जो अंदाजा है जनरल की जो है, क्योंकि सबने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और बहुत अच्छे बिहार के आउट ऑफ स्टेट से भी बहुत बच्चे हैं, ठीक है ना, तो ये जो है मेरिट वो आपकी 75 से 80 पे जाएगी, ठीक है। ओबीसी, जो ओबीसी है हमारा, हम यहाँ देखेंगे, वो आपकी 70 से 75, ठीक है। ईडब्ल्यूएस भी लगभग यही रहेगा, और एससी एसटी ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फिजिकल का बहुत अच्छा दिया, वो वाला भी बहुत अच्छा दिया, और वैकेंसी भी तो देखनी है आपको। तो मेरा जो अंदाजा है ये है अंदाजा, ठीक है। और हद से ज़्यादा अगर इसको हम कम करते हैं तो भाई ये कितना हो जाएगा, ये 70 से 75 हो सकता है, ये 65 से 70, 65 से 70, और ये 55 से 60, ये है। हाँ, एक बोला ईबीसी, ईबीसी भी लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ मैं, वो आपका यही वाला पोर्शन रहेगा, ईडब्ल्यूएस वाला भी लगभग। तो ईबीसी भी मुझे जो लग रहा है वो 65 से 70 तक जाएगा, ठीक है। अभी जैसा मेरे पे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ मैं। तो 70 से 75, अब ये जो ब्लू कलर लिखा हुआ है ना, इसको मान के चलना, ब्लू कलर वाले को 70 से 75, ओबीसी 65 से 70, ये भी ईडब्ल्यूएस 65 से 70, ठीक है, ये मान के चलने के लिए। ऑल दी बेस्ट सभी को, इसी तरीके से आप जुड़े रहें, और हम जो EMRS की क्लास, मैंने आज इस क्वेश्चन पेपर को इसलिए समझाया कि EMRS वाले को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आएगा, जिसने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो पूरे नहीं कर पाएगा। मैंने बोला ना कि इस एग्ज़ाम के अंदर आपका जो बीपीएससी का पेपर आया है, जनरल कैटेगरी वाले ने 60 तुरंत कर दिए होंगे, 60 के बाद क्या है 70 पहुंचना, 10 क्वेश्चन ऊपर लाना, तो लगभग 50 क्वेश्चन इसमें ऐसे थे कि तुरंत हो जाते। फिजिकलेशन की बात कर, फिजिकलेशन दोनों को जुड़ गए, 50 क्वेश्चन हम खटाक से कर देंगे, उसके बाद ऊपर बढ़ना वो मेरिट का काम कर रहा है, ठीक है। सबको ऑल द बेस्ट, इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। और हाँ बिल्कुल, सुमित चौहान लिख रहे हैं कि पैडागोगी बेस्ड EMRS के लिए बिल्कुल उस पर क्लास। एक और चीज़ है, EMRS का जितना हमने टॉपिक डाल रखा है उसको अभी हम सेट करेंगे, EMRS का अलग फोल्डर बना हुआ है, उसके अपना MPPSC का फोल्डर, DSSB का फोल्डर बन जाएगा ये अभी। और उसके बाद देखेंगे जिस टॉपिक में कोई टॉपिक बच रहे हैं हमारे और लगता है कि इस टॉपिक में क्वेश्चन आएगा, तो स्पोर्ट्स पैडागोजी की बात कर रहे हैं, टेक्निकल पैडागोजी जो है स्पोर्ट्स का, उस पर भी हम एक क्लास लेंगे इसके अंदर, उसके बाद क्वेश्चन सेशन करेंगे। थैंक यू सभी को, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।